ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो 23 का शायद एक क्वेश्चन बचा था ना, तो 23 का कौन सा क्वेश्चन बचा था भाई? किसी का डाउट था ना कि कल 23 का 2023 वाला है या 2024 स्टार्ट करें, सॉरी 22 वाला स्टार्ट करें? चलिए, तो 2022 में जो भी डाउट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो 1 to 10 में क्या है कि 6 8 है ना। देखो, ऐसे बहुत सारे मेथड है ना, तो ज़रूरी नहीं कि जो मेथड मार्केट में तुम्हें मिल रहा है वही एक ही तरीका है, तुम किसी तरीके से भी कर सकते हो। इसमें तो एन बराबर 2 और पी बराबर 2/3 करके कर दिए। सो है ना, पर्टिकुलर केस भी ले सकते हैं, जैसे बता रहा है, सिंपल है तो वो भी है, वरना कैसे भी कर लो। जनरल करोगे टाइम लगेगा, अब तुम्हें समहाउ आंसर ही चाहिए ना। अब है ना, अपना टैलेंट दिखाना है तो घर पे दिखाओ ज़्यादा अच्छा, एग्जाम में टैलेंट दिखाओगे तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा। टैलेंट दिखाने का मतलब है कि एक क्वेश्चन को प्रूफ करते रहना, या उसमें एक क्वेश्चन में 20 मिनट 25 मिनट लगाना, उससे तुम्हारा लॉस होगा। तो तुम्हें एग्जाम में कोशिश करना है कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए, ये है ना, क्योंकि एग्ज़ाम इंटेलिजेंट वही होगा एग्ज़ाम में जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ये है। सो इसके लिए सिंपल है, प्रूफ भी लिख सकते हो, प्रूफ से भी हो जाएगा, है ना, कि एक्स रैंडम वेरिएबल है, बाइनोमियल एन पी, एक्स इज बाइनोमियल एन कॉमा पी। अब जैसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 + x, तो वैसे जाओगे थ्योरी के अकॉर्डिंग तो 1/1 + x, प्रोबेबिलिटी एट x, और बाइनोमियल में x होता है 0 to n, ये है। अब इसको ओपन करो क्या आएगा, तो उससे भी किया जा सकता है। बट जैसे एन पी को तुम फिक्स कर लो तो उससे क्या होगा, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, कि एन फिक्स कर लो, पी फिक्स कर लो, एंड उसके बाद वही इसका आंसर निकालो उस फिक्स्ड एन और पी के लिए, वही चीज़ यहाँ पुट करो। तो ये क्या करेगा, एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा, है ना, ये आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। तो ऐसे करना, वैसे भी हो जाएगा, आंसर इससे भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो बेटर है कुछ फिक्स कर लो, आसान रहेगा। तो जैसे अभी के लिए मान लो है ना, कोई भी एक्स अपनी मर्जी से मान लो, बाइनोमियल 2,1/3 ले लें, 2,2/3, कोई भी एक ले लो। इससे हो जाएगा। तो मान लो अभी हमने एन को 2 रख दिया अपनी मर्जी से, और पी को हमने 1/3 रख दिया, ठीक है। तो ये हमने अज्यूम कर लिया अपनी मर्जी से। तो इसका आंसर निकालते हैं क्या आता है, फिर यही एन और पी हम यहाँ पुट करेंगे, देखेंगे किसके साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा है, तो जो जिसके साथ कॉन्साइड नहीं कर रहा वो आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। सो देखो, तो अभी मैंने एन पी फिक्स कर दिया, बाइनोमियल 2,1/3 कर दिया, तो इसको अगर उसके लिए सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू 0 से 2 तक हो जाएगी, यही ना, 0 1 2, एंड 1/1 + x। अब अगर बाइनोमियल है तो 2 चूज x, 1/3 की पावर x, एंड 2/3 की पावर 2 - x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/1 + x, तो x को 0 रख देते हैं, तो 1/1, 2c 0 1, एंड 1/3 की
सर एक्स को 0 रखना है ना। तो 1/3 की पावर 0 1 हो जाएगी, एंड देन 2/3 की पावर 2 आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 4/9 प्लस, अब एक्स को 1 रखो तो 1/2, 2c1 2 आएगी, 1/3 की पावर 1 एंड 2/3 की पावर 1। फिर जो थर्ड टर्म होगा, सो थर्ड टर्म विल बी, आप 0 1 2 2 रखो, सो 1/1 + 2 3, 2c2 1, और ये 1/9 हो जाएगा, है ना। जस्ट अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो क्या नंबर आ रहा है। तो यहाँ से 4/9, ये 2 2 काट दो, 2/9 एंड अच्छा 1/27 होगा वहाँ, तो एलसीएम ले लो 27, ठीक। अब 19/27 चेक करो, सो ये आ गया। अब क्या करना है, जो एनपी मैंने पुट किया वही एनपी आपको ऑप्शन में रखना है। सो हमने इसकी वैल्यू फाइंड किया फॉर दिस एनएडपी, इसके लिए हमने ये फाइंड किया है। अब देखो एनपी पुट करने पे 19/27 कौन कौन सा ऑप्शन देगा, और मान लो ऐसा हुआ अगर 2 ऑप्शंस दे दिया तो मुझे फिर से एक एग्जाम्पल लेके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल है तो हमने ये एक पर्टिकुलर एनपी चूज़ किया है। तो उसके लिए जो फॉल्स होगा वो पक्का आउट होगा, तो वो देख लो अब क्या होता है। हर ऑप्शन में पुट करो और चेक करो। एन को 2 रखो और पी को 1/3 रखो, तो चेक करके देखो क्या आ रहा है। और देखो कौन सा ऑप्शन 19/27, अगर एक ही ऑप्शन 19/27 आता है तो वही करेक्ट ऑप्शन है, ये चीज़ है। सब पुट करके बताओ। ऑप्शन है आ रहा है। अब बाकी देखो बाकी क्या हो रहा है, ये तो आ जाएगा लेकिन बाकी आएगा कि नहीं आएगा। बाकी भी अगर आ गया तो फिर हमें दूसरा एग्जाम्पल ले करना पड़ेगा, तो ये एग्जाम्पल का ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है। नहीं, ठीक है, इसका मतलब बाकी नहीं आएगा, है ना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है 6th क्वेश्चन। अभी भी किसी का 2023 2024 में डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हो, एंड में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि अभी तुम, मैंने 2024 का डिस्कशन करा दिया, तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि तुम सॉल्व करके आओ फिर डिस्कशन में आओ, तो उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो 24 23 का मोस्ट ऑफ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ अभी भी होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, वेट कर रहे होंगे अच्छे दिन का, जब दिन आएगा तो एक दिन में सब कर लेंगे, सर करा देंगे तब करेंगे। तो वैसा होगा, तो वो कभी नहीं आएगा, फिर एग्ज़ाम के बाद ही वो दिन आएगा, और तब भी तुम नहीं करोगे, फिर अगले साल करोगे, ये है। सो इसलिए सॉल्व करके आओ तो फ़ायदा रहेगा। और अभी 10 दिन 15 दिन बाद जब मैं डिस्कशन करा दिया उसके बाद कोई पीवाई की पूछे तो फिर मैं बहुत डांटूंगा, ये है। अभी मैं करवा रहा हूँ, अभी सॉल्व कर लो, ये नहीं कि 1 महीने बाद पूछ रहे हो सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, इसलिए अभी सॉल्व करके पूछो, ये चीज़ें हैं। सो नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट जो डिस्कशन है आपका जी। सर इसमें जो आपने सॉल्यूशन दे दिया इसमें इनकम्प्लीट करके सॉल्व किया है इंटीग्रेशन से, तो किस सर वाले में, इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस किस वाले क्वेश्चन में? को? यही वाले क्वेश्चन में। तो मैं क्यों उससे सॉल्व करूंगा जिससे आपको आता है, जिसने कहीं पे आपने सॉल्यूशन देखा है। मैं अक्सर ये प्रेफर करता हूँ, एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है, सो व्हाई डू यू वांट मी टू सॉल्व द वे यू नो और समवन नो। मैं क्यों उस तरीके से सॉल्व करूंगा, मैं उस तरीके से सॉल्व करूंगा जो मुझे आता है। कल भी आपके चक्कर में मैंने टाइम वेस्ट किया था, उससे लास्ट क्वेश्चन छूट गया था। सो आई विल नॉट सॉल्व द वे यू वांट मी टू सॉल्व, आई विल सॉल्व द वे व्हाट आई नो, ठीक है। नो सर, आई हाँ, डोंट वांट तो यू मैं टू कहने का सॉल्व मतलब इट। जो आप कह रहे हो वो मुझे नहीं आता है, सिंपल सा मतलब जो मैंने कराया वही मुझे आता है, ठीक है। क्योंकि कल मैंने वही हुआ ना, यूएमबी वाले चक्कर में मैं सॉल्व कर रहा था, उसमें टाइम किल हुआ, एंड देन बाकी लास्ट में क्वेश्चन छूट गया था। तो अभी के नो लिए सर, आई एम नॉट आस्किंग टू सॉल्व, आई नहीं, एम मैं बता रहा जस्ट हूँ। आस्किंग कि हाँ, इंटीग्रेशन से भी सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं, बस मुझे पूछ रही हूँ। मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं आता उस तरीके से। वो कुछ लोग प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन यूज़ करते हैं उस तरीके से, बट मुझे वो तरीका नहीं आता, मुझे बेसिक जो आता है उसी से हमने किया है ना। तो आई डोंट नो दैट वे, हो सकता है, इट्स नॉट लाइक कि मुझे नहीं आता तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं आता एक्चुअली, ये है। ऐसा है। तो नेक्स्ट जो है अभी 6th क्वेश्चन जो है, 6 के बाद 8th पे आते हैं।
एक क्वेश्चन 50 तरीके से हो सकता है, तो मुझे हर तरीका नहीं आता, मुझे एक तरीका आता है, उसी में मैं खुश हो जाता हूँ, दैट्स ऑल। ये है, बट हो सकता है हर तरीके से, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, अब एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो अभी मैं एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहता एक्चुअली, उसमें टाइम किल होता है इसीलिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पीवाई को कंप्लीट करके मुझे सारे मॉक टेस्ट डिस्कशन भी कराने हैं, तो अगर मैं टाइम किल करूँगा तो बच्चों का लॉस होगा। ये है। सो इसमें एट्थ में क्या है, एट्थ तो सिंपल है कि यहाँ पे आएगा कि x1 x2 be the two independent identically distributed discrete random variable having PMF this। तो ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है ना, x1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर फर्स्ट सक्सेस, है ना। तो इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं, तो सिंपल है, जैसे हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि मिनिमम जो है वो ऐसा है, तो इसका मतलब हो गया कि x1 इज मोर देन इक्वल टू 5 एंड x2 इज मोर देन इक्वल टू 5, ये आ जाएगा। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो इंडिपेंडेंट है, एंड मतलब इंटरसेक्शन हो गया ना, सो एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमा, तो यहाँ से आ जाएगा इंडिपेंडेंट है। सो इसको ब्रेक कर लो, x1 मोर देन इक्वल टू 5 इंटू x2 मोर देन इक्वल टू 5, यही है। अब इसे देख लो, पुट कर लो, अब तो हो जाएगा, और 1 माइनस करके भी कर सकते हो, या जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये एक्चुअली हो जाएगा यहाँ से ऐसे ही इजी होता है, वो तो सम हो जाता है ज्योमेट्रिक सीरीज का। ये स्क्वायर हो गया है ना। अब एक निकाल लीजिए, क्योंकि ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा, मिनिमम है ना, मिनिमम दोनों का, मिनिमम 5 ज़्यादा तो दोनों 5 ज़्यादा होगा, बोथ विल बी मोर देन इक्वल टू 5, एंड देन ये हो गया। अब x1 मोर देन 5 क्या होगा, यहाँ पुट करके देख लो। सो वैसे अगर आप पुट करोगे, सो एक थ्योरम भी है ना ज्योमेट्रिक में, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का जो हमने लिखा था, आई थिंक उससे भी हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था ज्योमेट्रिक, 1 माइनस पी की पावर n, यही था ना। अगर x1 x2 xn इज ज्योमेट्रिक p, तो मतलब क्लास में जो मैंने थ्योरीज पढ़ाए मैं मोस्टली वही यूज़ करूँगा यहाँ पे, ये है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। हाँ जी, जैसे x ग्रेटर देन 5 बोल रहा है ना, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं पीडीएफ में, यानी 1/2 की पावर 5 प्लस 1/2 की पावर 6 प्लस 1/2 की पावर 6, ये तो सम आ जाएगा, फिर उसका सीरीज बन जाएगा ना उस सम का, हाँ, तो उससे आंसर आ गया इसलिए। तो मतलब सीधा यहीं पे पुट कर दे, ये कहना चाह रहे हो। नहीं नहीं, जहां तक आपने करा है ना हाँ वही तो मैं कह रहा थर्ड हूँ, तो वो ऑप्शन, उससे आगे कर दो, दूसरा मेथड ये है, एक मेथड ये, वो तो आगे खुद ही करना है तुम्हें, वो तो ठीक है, वो तुम्हें खुद करना है। दूसरा मेथड ये, एक मेथड तुम आगे कर लो कंप्लीट, जिसका डाउट है उसको बोल रहा हूँ आगे कंप्लीट करो, इसमें क्या ही है। तो इसमें तो बात तो वही है, दिस स्क्वायर, वो तो समझ ही रहे हो, यहाँ से 5 या तो 1 माइनस करके कर लो या उससे कर दो। दूसरा मेथड ये है, एक अप्रोच ये है और दूसरा अप्रोच ये है ना। जनरली मैं जो भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ मैंने वही यूज़ किए होंगे जो मैंने क्लास में पढ़ाए होंगे ना, ये है। तो जो थ्योरीज बेसिक सिलेबस में है वही यूज़ करने को, एक क्वेश्चन ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन उस मेथड से क्वेश्चन हो सकता है, तो हम उस मेथड से नहीं करेंगे सॉल्व, ये है। मतलब जैसे आप प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन से पिछला क्वेश्चन देखोगे, कई सॉल्यूशन मैंने देखा जहाँ प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं जो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो मैं क्यों यूज़ करूँगा उस चीज़ को, और क्यों एग्जाम में तुमसे वो चीज़ एक्सपेक्ट करेगा जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अभी जो भी क्वेश्चन जैम में है हमें वही मेथड यूज़ करना जो जैम के सिलेबस में है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैम का सिलेबस तो एक बूंद है, पूरा स्टैटिस्टिक्स तो इतना समुद्र जैसा है, उसमें जैम का सिलेबस छोटा सा सिलेबस है। तो हमारे जैम में जो क्वेश्चन आ रहा है उसी सिलेबस को यूज़ करके सॉल्व करना है, कोशिश करना है, वरना वरना बाकी बहुत सारे डिफरेंट अप्रोच है जिससे सॉल्व हो सकता है। तो वाई विल बी यूज द मेथड दैट इज नॉट इन द सिलेबस, ये है, ठीक है, ऐसा है। तो इसको पुट करके देखो क्या आएगा। तो यहाँ से 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 6, तो ये आगे कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा मेथड था एक, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, इसको जीपी से है ना, इनफिनाइट जीपी का सम है, उसको सॉल्व कर लो। दूसरा मेथड था कि हमारे पास x1 x2 xn है जो कि ज्योमेट्रिक p है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक होगा ज्योमेट्रिक 1 माइनस पी की पावर स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आएगा, तो इससे भी कर सकते हो। तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन है
दैट विल बी ज्योमेट्रिक। तो यहाँ p हाफ है तो 1 - 2, तो 1 - 2 हो जाएगा कितना, 1 - 1/2, 1/2 का इसको 1/4 में 3/4, तो ये है ज्योमेट्रिक 1/4। तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, मान लो ये y है तो ज्योमेट्रिक 1/4। अब तुम निकालो प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 5, आंसर इससे भी सेम आना चाहिए। देख लो सॉल्व करके। तो एक तो ये मेथड है कि हमने वो थ्योरम यूज़ किया, मिनिमम ऑफ x1 x2 मोर देन इक्वल टू 5 इफ एंड ओनली इफ x1 मोर देन इक्वल टू 5 एंड x2 मोर देन इक्वल टू 5, ठीक है। और दूसरा तरीका है ये वाला थ्योरम यूज़ कर जो क्लास में लिखा होगा हमने, कि जैसे ज्योमेट्रिक में जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ज्योमेट्रिक ही होता है, एक्सपोनेंशियल में फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्सपोनेंशियल होता है, रेट ऐड हो जाता है, तो वो थ्योरम यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये है। तो इसको कंप्लीट कर लो और नहीं आंसर आ रहा फिर पूछो, ये है। तो 1 to 10 में और क्या क्वेश्चन है, तो हाँ जी, गेट के बैच में गेट का PYQ भी डिस्कशन होगा, जैसे जैम का हो रहा है वैसे गेट का भी डिस्कशन होगा, गेट बैच में होगा वो। तो आप लोग गेट बैच भी अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो गेट का सिलेबस अभी 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद होगा वो गेट नेट जैम सबका PYQ डिस्कशन होगा इस तरीके से। लेकिन अपने बैच पे फोकस करो, अपने एग्जाम पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। गेट में वो पार्ट करो जो जैम के सिलेबस का, अगर तुम जैम एस्पिरेंट हो तो। बाहर का सिलेबस करोगे जैम में रैंक खराब हो जाएगा। मतलब जो बच्चे गेट में अच्छा रैंक लाने के चक्कर में तुम गेट के एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ने लगे तो यकीन मानो तुम्हारा जैम का रैंक खराब हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, जैसे ईशान था, ईशान शर्मा, उसका क्या हुआ था, उसने गेट में 17 रैंक आया, जैम में आया 69 रैंक। तो उससे क्या हुआ, एट द एंड बॉम्बे के बजाय कानपुर मिला तुम्हें, क्योंकि बॉम्बे मिल भी नहीं सकता था, ये चीज़ है। वो भी मिल गया क्योंकि OBC था, वरना वो भी नहीं मिलता। तो इस तरीके से है। तो तुम अगर गेट में अच्छे रैंक लाने के चक्कर में रहोगे, एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ोगे, तुम्हारा जैम का रैंक खराब हो जाएगा, और हो सकता है तुम्हें कोई IIT मिले भी ना, फिर DU में जाना पड़ेगा। तो गेट का तुम्हारे पास टाइम है, गेट का यूज़ MSc के बाद है, MSc के पहले कोई यूज़ नहीं है। तो इसलिए जो बच्चे जैम के एस्पिरेंट हो, जैम पे फोकस करो, और गेट में सिर्फ वही करो जो जैम में है ना। ये चीज़ें, दो नाव पे पैर रखोगे गिर जाओगे नदी में, फिर ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, क्योंकि गेट के लिए टाइम है अभी। गेट तुम MSc के बाद ही गेट का कोई यूज़ है, MSc के बाद ही तुम गेट में चाहे तो PhD कर सकते हो, चाहे जॉब हो, चाहे MTech हो, यही 3 पर्पस। तो अभी गेट निकालने का कोई मतलब नहीं, इसलिए जैम में अच्छा रैंक लाओ, उसका फ़ायदा होगा। गेट में अच्छा रैंक लाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ होगा इन BS के बाद कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है। स्टिल डिस्कशन होगा। अभी जैम का हो रहा है, गेट का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जब होगा तो गेट का में बैच का PYQ डिस्कशन होगा, नेट वाले बैच में नेट का भी होगा। सो अभी के लिए हम लोग आगे आते हैं। तो 1 to 10 में 6 8 और कुछ है, तो 6 8 तो हो गया ना, ये तो यही था। आंसर निकाल कर देख लो, नहीं आ रहा फिर पूछना, दोबारा पूछो, ये है। सो 10 to 12, 10 to 20 में आते हैं। तो 10 to 20 में एक तो 19 है, 18 है, ये ना, 18 19 17 17 18 19 है ना। चलिए 17 18 19 पे आते हैं। तो 10 to 20 में देखिए, सेवनटीन जो कह रहा है कि ये जस्ट बेसिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे है ना, तो इसमें बस थोड़ा सा काउंटिंग है, हालांकि ये थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन देखो। सो ये आपसे कह रहा है कि सपोज दैट 4 person एंटर अ लिफ्ट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, there are 7 floors above the ground floor. Each person independently chooses her exit floor as one of the 7 floors. If each of them chooses topmost floor with probability 1/3 and each of remaining floor with equal probability, then the probability that no two of them exit at same floor, ठीक है ना। तो 4 लोगों ने एंटर किया लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। तो मान लो इस तरीके से है कि ये है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। बाकी भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितने हैं, 7 फ्लोर ना। तो हाँ 7 फ्लोर एबव ग्राउंड फ्लोर, 5 6 7, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 ये है मेरे पास। अब
ठीक है, तो यहाँ पे 4% एंटर किया ना, और बोल रहा है कि इफ ईच ऑफ देम चूजेस द टॉप मोस्ट फ्लोर विथ प्रोबेबिलिटी 1, अभी 1% की बात करते हैं। सो टॉप मोस्ट फ्लोर की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और रिमेनिंग फ्लोर्स पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। सो आप सबको ऐड करेंगे तो 1 आएगी, तो ये अकेला 7th फ्लोर पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो रिमेनिंग 1 to 6 फ्लोर की टोटल प्रोबेबिलिटी ऐड होके 2/3 होगी। अब ईच फ्लोर पे इक्वल प्रोबेबिलिटी है एक्सिट की, तो एक फ्लोर पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 2/3/6, तो कितनी आ जाएगी, सो 2/3/6 जो है, तो है ना 2/3 को 6 से डिवाइड कर लो, तो ईच फ्लोर पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी 1/9 है। ओके, तो यहाँ 1/9 1/9 1/9, ठीक है ना, तो मतलब 1 to 6 फ्लोर, किसी एक फ्लोर पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी 1/9 है एंड 7th फ्लोर पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 2/3/6, ठीक है ना, चेक कर लेना। तो टोटल 1 होना चाहिए, टोटल सम करके 1 आना चाहिए। अब क्या पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है नो 2 ऑफ देम एक्सिट एट सेम फ्लोर, तो हमारे पास 4% है ना, वी हैव 4%, तो 4 लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री किया। अब तो देखो, अगर सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है तो आसान क्वेश्चन था, अगर ऐसा होता कि सब पे 1 to 7 ईच पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी सेम है तो इजी रहता, लेकिन यहाँ पे क्या है, टॉप तो हमें 2 केस में ब्रेक करना पड़ेगा कि और क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, नो 2 ऑफ देम एक्सिट एट सेम फ्लोर, तो प्रोबेबिलिटी है नो 2 ऑफ देम एक्सिट एट सेम फ्लोर, मतलब ऑल 4 पर्सन चूज 4 डिफरेंट फ्लोर फॉर एक्सिट, है ना, ये है मतलब नो 2 ऑफ देम एक्सिट एट द सेम फ्लोर, इसका मतलब क्या है, 4 पर्सन जो है 4 डिफरेंट फ्लोर पे एक्सिट किया, ये मतलब है। तो अब यहाँ पे ये है कि हम एक अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो इफ वन ऑफ देम एक्सिट एट 7th फ्लोर, और दूसरा केस हो सकता है कि नॉन ऑफ देम एक्सिट एट 7th फ्लोर, ये है 2 केसेस होंगे यहाँ पे। देखिए कौन, तो क्या होगा, 2 केसेस है ना, तो एक केस हो सकता है कि वन ऑफ देम एक्सिट एट 7th फ्लोर और दूसरा केस है नॉन ऑफ देम एक्सिट एट 7th फ्लोर। तो सपोज 1 पर्सन एक्सिट एट 7th फ्लोर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3, अच्छा एक पर्सन, एंड देन रिमेनिंग 3 ने क्या किया, चूज 1 ऑफ द फ्लोर आउट ऑफ 6, यही ना, तो पहले तो प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं, तो 1/9 की पावर 4 नहीं 4 नहीं 3, है ना, क्योंकि अभी हमने अज्यूम किया कि 1 ऑफ देम एक्सिट एट टॉप फ्लोर एंड रिमेनिंग 3 जो है किसी 3 फ्लोर पे चूज हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, एक तो यहाँ पे परमुटेशन पर्सन्स में होंगे और दूसरा फ्लोर्स में भी होगा, ठीक है, तो अभी क्या है, एक पर्सन जो एक्सिट किया टॉप फ्लोर पे, दैट मे बी 1 आउट ऑफ 4, तो व्हाट इज नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 1 पर्सन आउट ऑफ 4, सो 4C1 टाइप, है ना, तो यहाँ पे ये 4C1 मैं यूज कर रहा हूँ, 4C1 मतलब 4 में से कोई एक, एनी वन कैन एक्सिट एट 7th फ्लोर, ये है, रिमेनिंग 3 विल एक्सिट एट 1 ऑफ द 6 फ्लोर्स। अब बताओ 6 फ्लोर में कितने फ्लोर आपको चूज करने हैं, 4 ना, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजिंग 3 फ्लोर्स, मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 6 ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट अ टाइम, यही ना, कि नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 6 फ्लोर्स टेकन 3 एट अ टाइम, बिकॉज 3 पर्सन विल चूज 3 फ्लोर आउट ऑफ 6, तो यहाँ पे परमुटेशन हो गया, तो अब ऐसा समझो कि या तो मैं 6 में से 3 फ्लोर चूज कर लूँ और इन तीनों को अरेंज कर लूँ 3 फैक्टोरियल वे में, या इसको एक साथ आप 6p3 भी यूज कर सकते हो, ठीक है, देख लो कि पहले 6 फ्लोर में कोई 3 फ्लोर चूज करेंगे फॉर द 3 पर्सन, 63, एंड दैट 3 पर्सन कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, तो एक वो तरीका, या इसको 6p3 लिख सकते हो। तो दिस इज द केस व्हेन वन ऑफ
द 4 पर्सन चूज 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर। अब दूसरा केस क्या है कि नन ऑफ देम चूज 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर। ये केसेस बना रहे हैं हम, आइदर दिस और दिस। तो इफ वन ऑफ देम चूज 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर, ये हो गया। इफ नन ऑफ देम चूज 7th फ्लोर एज एक्सिट फ्लोर, तो क्या होगा? तो उस केस में 7th फ्लोर को उतरना नहीं है, तो ईच फ्लोर पे एक्सिट की प्रोबेबिलिटी है 1/9, तो ये तो आ जाना है 1/9 की पावर 4। ठीक, अब ये जो फर्स्ट 6 फ्लोर है, यू हैव टू चूज 4 फ्लोर। या तो ऐसा करो 6c4, अगेन फिर से 6c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, या इसी को आप लिख सकते हो 6p4। ओके, देखो आंसर क्या आता है, यही आंसर होना चाहिए। तो ये 4c1 इंटू जो भी है, सिंप्लीफाई कर लो, अब कैसे भी सॉल्व करना है। देखो इसे सॉल्व करके क्या आंसर आता है, सिंप्लीफाई करो तुम लोग और बताओ। कुछ पूछना है किसी को, पूछो। सर यहाँ पे जी, हम अरेंज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि नो टू ऑफ देम इज एट सेम फ्लोर। नहीं नहीं, केसेस है ना, मतलब पॉसिबिलिटी है आइदर और। जब ऐसा तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इफ इंटरसेक्शन कुछ नहीं है तो। वो नहीं वही तो। पूछ रहा हूँ, मतलब जैसे कि 6p4 ले रहे हैं, हाँ तो वो मतलब अरेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नो टू ऑफ देम इज एट सेम फ्लोर, सब अलग अलग। हाँ एग्जैक्टली, एनसीआर एनपीआर का यूज तभी होता है जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। क्योंकि सबको डिफरेंट फ्लोर पे उतरना है इसीलिए। जी, एनसीआर एनपीआर में डिफरेंट है ना। एनसीआर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। एनपीआर का मतलब है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। ये है एनसीआर एनपीआर। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ही बात होता है। रिपीटिशन में फिर फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है, जो आप जानते हैं, है ना। तो उस तरह से। आंसर आया किसी का? क्या आया? सिंप्लीफाई करके बताओ, क्या मैच करेगा आंसर? हाँ सर, ये 200/729 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये 17 था, ए ऑप्शन इसका आया 200। हाँ ठीक है, तो 17 के बाद आई थिंक 18 19 है ना। 17 18 19, सो 20 है, चलो प्लस 17 18 19। तो 18 क्या कह रहा है? 18 ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। फिर से ये सब थोड़े से अनयूजुअल क्वेश्चन है। और ये 2022 का जो पेपर है, ये समझ लो सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था, है ना। क्योंकि 23 का पेपर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसके बाद डिफिकल्ट इन द सेंस ओवरऑल लेवल की बात करें, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट थे ओवरऑल लेवल। इस साल जो है ना, जैसे बताया था मैंने, 2023 में जिस फर्स्ट रैंक जिस बच्चे का था उसका मार्क्स 59 था। 2022 में जिस बच्चे का फर्स्ट रैंक था उसका 69 मार्क्स था। तो इस बार 22 के पेपर में 69 मार्क्स फर्स्ट रैंकर का था, है ना। उसी साल श्रुति सराफ से उसके थर्ड रैंक थे 60 मार्क्स पे। तो समझ लो कि 69 पे फर्स्ट रैंक था, 65 पे सेकंड रैंक था, 60 मार्क्स पे थर्ड रैंक था 2022 में। ये है। तो अगर तुम, है ना, जैसे जनरली डिपेंड करता है पेपर पे ना, तो डिफिकल्ट पेपर में अगर 60 65 नंबर भी तुम्हारे आते हैं तो यू आर इन गुड लेवल। ये है इस तरह से।
तो देखो, तो इस तरह क्वेश्चन क्या है कि एग्जाम में क्लिक करता है ठीक है, नहीं तो स्किप करो, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। आपको जैसे कोई क्वेश्चन 2-3 मिनट में आपको लग रहा है क्लिक हो रहा है कि हो जाएगा ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो स्किप करो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो। जब पूरा पेपर कर लिए फिर भी टाइम बच गया, देन यू स्पेंड ऑन दोज क्वेश्चन जो कि नए हैं, या थोड़ा स्पेंड मतलब टाइम उस पर खराब कर सकते हो एंड में। इनिशियली इस पर टाइम खराब करोगे, दिमाग खराब होगा, फिर बाकी क्वेश्चन भी नहीं होंगे। तो ठीक है, देखो तो अभी क्या है कि a year is chosen at random from the set of years 2012, 13, 14 and 21। टोटल 10 साल है ना, मतलब टोटल 10 ईयर्स का कलेक्शन है। फ्रॉम द एक पहले आपको एक साल चूज कर लेना है ठीक है ना, उसके बाद फ्रॉम द चूजन ईयर एक मंथ आपको सेलेक्ट करना है, उस मंथ में से आपको एक फिर डे सेलेक्ट करना है ना, डे इज चूजन। हाँ, सो डे चूज करना है पहले, ईयर फिर मंथ फिर डे। ओके, गिवन दैट जैसे आप ईयर चूज करोगे तो 2012 से 2000 कोई भी एक ईयर आ सकता है ना, तो वैसे 1/10 हो जाएगा अगर ऐसे जस्ट रैंडमली कह रहा हूँ तो। उसके बाद फिर अब कोई एक ईयर चूज कर लिया तो हर ईयर में 12 मंथ है, तो वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। ईयर्स में डिफरेंस है, ईयर्स में 2 कैटेगरी के ईयर्स हैं यहाँ पे। कुछ ईयर्स हैं जहाँ पे 365 डेज थे, कुछ ईयर्स हैं जहाँ पे 366 डेज थे। तो ईयर में 2 तरह के केसेस हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था गया तो 7th फ्लोर पे एक्सिट होगा या नहीं होगा, 2 केसेस हैं, तो वहाँ पे 2 पार्ट में हमने सॉल्व किया आइदर और करके। यहाँ ऐसे ये ईयर में क्या है, या तो लीप ईयर होगा या लीप ईयर नहीं होगा। सो लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे, लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज। ईयर में 2 तरह के केसेस हैं। मंथ में कोई डिफरेंस नहीं है, हर सब में क्या है 12 मंथ ही है। तो जितने भी ईयर्स हैं चाहे वो लीप ईयर है चाहे नॉन लीप ईयर है, सब में 12 मंथ ही है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मंथ में से जब आप, हाँ मंथ टोटल 12 है, सो ईच ईयर में 12 मंथ है। अब ईच मंथ की प्रोबेबिलिटी 1/12 हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब मंथ में जब डे चूज करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस है, अब डे के अकॉर्डिंग मंथ सेग्रीगेट हो जाएगा है ना। तो उसमें क्या आप कितने डेज होते हैं, कुछ में 28 है, कुछ में 29 है। तो जैसे जो लीप ईयर फरवरी वाला लीप ईयर का फरवरी है 29 डेज होंगे, कुछ में 28, 29, 30, 31 4 केसेस हैं है ना। तो अगर आप डेज के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग देखोगे तो मंथ के 4 डिफरेंट कैटेगरी होंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा किस ईयर का है ना। वैसे तो फरवरी में नॉर्मल ईयर में विदाउट लीप ईयर तो 28 डेज होते हैं और लीप ईयर में 29 होगा। सो कह रहा है कि a year is chosen at random from a set of years this, from the chosen year a month is chosen at random and from the chosen month is a day is fixed। okay, so given that, अब आपको गिवन है कुछ, chosen day is 29 ऑफ द मंथ। अब बताया जो आपने डे सेलेक्ट किया वो 29th है, मतलब 29th डेट है मान लो है ना, 29th डे है मंथ का। सो 29th है डे उस मंथ का, लेबलिंग है जैसे डेट के हिसाब से। तो 29th आपको बता दिया कि जो आपने डे चूज किया वो गिवन है आपको। तो बताओ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मंथ इज फरवरी। तो अब देखो ये कहीं ना कहीं आपको समझ, कुछ गिवन है और उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब फरवरी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बट हो क्या सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से टोटल 12 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें एक पॉसिबिलिटीज़ की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये। तो मैं यहाँ पे 12 पार्टीशंस बनाऊंगा। जैसे E1 में अगर ले लूँ कि आपने जनवरी की प्रोबेबिलिटी क्या है, E2 हो सकता है फेब की प्रोबेबिलिटी क्या है, E3 है मार्च की प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड सो ऑन। E12 ले लेता हूँ मैं, दिसंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। या कुछ जगह आप देखेंगे ऐसा भी सॉल्यूशन हो सकता है कि लाइक 28 डेज वाला 29, 30, 31 4 पार्टीशन में भी काम कर सकते हैं, E1, E2, E3, E4 करके, लेकिन मैंने अभी 12 में ब्रेक किया है। अब क्या होगा, ए इवेंट में ले लेता हूँ कि सेलेक्टेड डे इज 29 ऑफ द मंथ, ये है। सो यहां से आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए। तो यही करते हैं बेस थ्योरम में आप लोग कि पार्टीशंस, आपके यहाँ 12 पार्टीशंस हैं और है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1/12 1/12, वैसे तो टोटल 1 हो जाएगा। सो यहाँ से आपके पास क्या है, E2 गिवन ए। तो अगर आप लगाएंगे फॉर्मूला बेस थ्योरम का तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू, या इंटरसेक्शन से करना चाहे तो ऐसे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लो, E2 दिस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
और यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन A अपॉन समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A I फ्रॉम 1 to 12। तो ये जो डिनोमिनेटर में यूज़ किया, दिस इज अ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। जो डिनोमिनेटर लिख रहे हैं हम लोग, PA इज इक्वल टू दिस इज अ थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी मैं इसी से सॉल्व करता हूँ, चलो। तो अब यहाँ पे क्या है, E2 इंटरसेक्शन A, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो E2 का मतलब है फरवरी, A का मतलब है कि 29th डे आएगा, लेकिन हमारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ईयर से। तो पहले एक ईयर सेलेक्ट करना है 10 में से। तो आप फिर से जानते होंगे ये लीप ईयर, आपको यहाँ थोड़ा सा जनरल नॉलेज चाहिए कि आपको पता हो कि कौन सा साल लीप ईयर था, है ना। कैसे पता कर, 12 16 20। तो ये है ना, जैसे डेली लाइफ में हम देखते हैं किस कौन सा साल लीप ईयर था, जहाँ 29 फरवरी जिसमें होता है वो लीप ईयर था ना। तो लीप ईयर 2012, या रूल भी, एक फार्मूला भी आप जानते होंगे, 404 का कोई रूल है, उससे भी पता चल जाता है। तो अभी के लिए 2012, 16, 20, 20 तो इसमें 3 है ना, 12, 16, 20, ये 3 होंगे, ठीक है ना, 3 होंगे। तो 12, 16 और 20 ये लीप ईयर है। सो मतलब लीप ईयर होने का यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा कि उस ईयर के फेब में 29 डे हैं, और बाकी में, तो देखो अभी हमें यहाँ देखना है कि ईयर मंथ जिसमें 29th डे होगा, वो वाला मंथ देखना है। फरवरी विथ 29 डेज ना, क्योंकि ये बता रखा है ए, तो E2 इज फरवरी, ए मतलब 29th डे, तो फरवरी विथ 29th डे। तो पहले आप सोचो कि इसमें कितने फेवरेबल ईयर है जिसके फरवरी में 29th डे आया होगा, कितने ईयर फेवरेबल है। फोर बार 3 3 12, 16, 20 ना, 2012, 2016, 20 ना, 3। सो न्यूमरेटर निकाल रहा हूँ, 3/12, तो मतलब देयर आर 3 ईयर्स फेवरेबल, नहीं 12 नहीं, 10 ना, 10, क्योंकि 10 ही है ना इसमें तो ईयर, तो टोटल इन 10 में से 3 है ना। यस अब अच्छा, इस 3 ईयर फेवरेबल है। अब मंथ का नहीं भी लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मंथ 1/12 ही होगा, तो मेन तो डे का है। सो अभी मैं सीधा सीधा डे पे बात करता हूँ, क्योंकि ईयर हुआ, तुम सोचोगे फेव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहले 3 फेवरेबल ईयर है, फेव आने का 1/12, और फेव में 29th डे होने का 1 आउट ऑफ 29। तो ये 1/12 पहले ईयर हुआ, 10 में से 3 ईयर सेलेक्ट किया, फिर ईयर सेलेक्ट हो गया तो उसमें से फेव सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 12 मंथ, तो फेव एक है आउट ऑफ 12। अब उस फेव सेलेक्ट हुआ तो 29th डे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 29 इज 1 डे आउट ऑफ 29, तो 1/29। तो ये न्यूमरेटर है। अब इसको 1 बाई 1 ओपन करो, यहाँ 12 टर्म्स है टोटल, डिनोमिनेटर में आपके पास टोटल 12 टर्म्स हैं। तो 12 टर्म्स हैं तो क्या होगा, देखो पहला क्या होगा, E1 इंटरसेक्शन A, E1 का मतलब जनवरी, इंटरसेक्शन A, तो जनवरी विथ 29 डेज, यही मतलब होगा। E1 इंटरसेक्शन A का मतलब जनवरी विथ 29 डेज, तो किसी भी ईयर का जनवरी उठा लो, 29 तो आएगा ही उसमें, है ना। तो इसका मतलब ऑल 10 आउट ऑफ 10 ईयर आर फेवरेबल। उसमें से एक मंथ जनवरी सेलेक्ट करना है, तो 1 आउट ऑफ 12। अब जनवरी में एक दिन सेलेक्ट करना है, और वो 29th होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 या 30, 1/31 तो 31, तो 1/31, तो ये जनवरी का हो गया। प्लस फेव का करेंगे यही फेव का तो सेम ही आएगा। सो 3/10 इंटू 1/12 इंटू 1/29। मार्च का, मार्च में कितने दिन होते हैं फिर से 31, तो 30 यस सर, हाँ 31 होना, सर ये 31 वाला इंटू 7 हो जाएगा ना, क्योंकि 7 कर दें, सब 7 होते हैं 12 हाँ। में से अब देखो 31 तो जैसे मार्च में क्या है 31 डेज है, तो मार्च के केस में वही चीज़ें रिपीट होंगी जो जनवरी के केस में रिपीट हुआ था, क्योंकि कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि ईच मार्च किसी भी ईयर का उठाओ 29 डे आना ही है। तो ऑल 10 ईयर्स आर फेवरेबल, उसमें से मार्च 1/12,
डे 1/31। तो बस जो है कि आप देख लो, जनवरी का वही आंसर आएगा, मार्च का वही आंसर आएगा, उसके बाद मई, मई उसके बाद क्या आता है, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त दोनों में 31 डे होते हैं, फिर अक्टूबर, फिर दिसंबर, है ना। 7 होता है तो तो टोटल 7 हो गए। तो देर आर 7 मंथ्स इन द 12, मतलब 12 टर्म्स है, जिसमें से 7 जो टर्म्स है ना उसके आंसर सेम आएंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट 7 टाइम्स, मैं 7 टाइम्स ऐड करूं, सच्चा 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जनवरी, मार्च, फिर मई, फिर जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, उसके लिए है। अब बातें फेब का ये हो गया, तो अप्रैल का आते हैं। सो अप्रैल में 30 डेज हैं। सो अगेन अप्रैल विथ 29 डेज, मतलब 29 डेज इसमें हो तो अप्रैल, ऑल ईयर्स आर फेवरेबल, किसी भी ईयर में होगा। सो ऑल 10 आउट ऑफ 10 ईयर्स आर फेवरेबल, 1 मंथ इज आउट ऑफ 12 फॉर अप्रैल। एंड नाउ अप्रैल में दिन कितने हैं, 30, तो 29th विल बी 1 आउट ऑफ 30। सो 1 आउट ऑफ 30। देख लो किसी को कुछ क्वेरी है पूछो। अच्छा ये तो अप्रैल का हो गया, तो अप्रैल जैसे कितने मंथ है 30 डेज वाले, 4, 4 ना, 4 4। हाँ तो ये 4 आ जाएंगे क्योंकि टोटल 12 मंथ है। तो 4 इधर, 7 इधर, 1 फरवरी हो गया। किसी को क्वेरी है तो पूछो भाई। तो आप देख रहे होंगे कि वो ईयर्स इग्नोर हो गया जिसमें 29 डे था, उसकी वजह क्या थी, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। आप अगर यहाँ समझना चाहे तो हम लिख भी सकते हैं कि 7/10 इंटू 1/12 इंटू 0/29, तो आप ऐसे समझ सकते हैं आप, क्योंकि वो जो 7 ईयर्स जिसको हमने इग्नोर किया यहाँ पे, उसमें 28 डेज ही हैं, तो उसमें 29 डे आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि 3 ईयर फेवरेबल था जिसमें 1 डे वॉज आउट ऑफ 29, एंड रेस्ट 7 ईयर्स यहाँ पे ऐसे हैं जिसमें देर इज नो 29th डे। तो वैसा हो जाए, इसलिए हमने लिखा नहीं उसको, ठीक है। कैलकुलेट करो भाई कितना आता है, ये थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो कॉन्सेप्ट भी कैलकुलेशन भी है। सिंप्लीफाई करो, बताओ क्या आ रहा है। देखो सिंप्लीफाई करके बताओ मैच करेगा कि नहीं करेगा आंसर।
हेलो हाँ जी, सर, ये आ रहा है 279 डिवाइडेड बाई 9965। एक मिनट, जो ऑप्शन ए है। आंसर भी है मतलब ऑप्शन ए आ रहा है। क्या आ रहा है? 279 अपॉन 279 डिवाइडेड बाई 9965। 99, ये तो बहुत ज़्यादा, 9965। हाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें तो, फिर भी चलो तो आगे देखते हैं। 18 बार 19 भी है, देखो 19 क्या कह रहा है, सो 17 18 19, सो 19 जो है इसमें आपसे पूछ रहा है सपोज दैट a fair coin is tossed repeatedly and independently. X denote the number of tosses required to obtain first time a tail. फर्स्ट टाइम टेल, लेकिन देखो यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, यहाँ तक तुम्हें लगेगा ज्योमेट्रिक लगेगा, लेकिन लगेगा नहीं यहाँ पे। दैट इज इमिडिएटली प्रेसिडेड बाय अ हेड, है ना। तो इसने कंडीशन लगा दिया कि ये बोल रहा है कि एक्स क्या है, एक्स है नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द फर्स्ट टाइम टेल दैट इज इमिडिएटली प्रेसिडेड बाय अ हेड, है ना। तो इसका क्या मतलब कहना है, एच टी, ये बोलना चाह रहा है ना, तो एच टी बोलना चाह रहा है, प्रेसिडेड बाय या इमिडिएटली प्रेसिडेड बाय सर अ टीएच होगा ना? टी एच ना, वही हाँ, मतलब प्रेसिडेड बाय अ हेड टी एच। तो फर्स्ट टाइम अ टेल दैट इज, मतलब फर्स्ट टाइम टी एच आने की प्रोबेबिलिटी कह रहा है, ये समझो कि एक्स नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन फर्स्ट टाइम टी एच, ये कहना चाह रहा है ना। अ टेल दैट इज इमिडिएटली प्रेसिडेड बाय अ हेड, फर्स्ट टाइम अ टेल दैट इज इमिडिएटली प्रेसिडेड बाय अ हेड। देख लो थोड़ी इंग्लिश मेरी कमजोर है इसलिए, तो है ना यहाँ थोड़ा ऐसा समझना है। प्रेसिडेड बाय अ हेड, ओके। तो मतलब पहली बार टेल के बाद हेड आना है, तो वो कितने ट्रायल की जरूरत पड़ेगी, वो एक्स है ना। तो एक्स इज नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट टाइम टी एच। सो यहाँ ज्योमेट्री काम नहीं करेगा, ठीक है। ज्योमेट्री काम करता है सक्सेस एक ट्रायल होना, मतलब ईच ट्रायल हैज टू पॉसिबिलिटी सक्सेस और फेलियर, तो उसमें रहता है नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। तो यहाँ आपको मैनुअली हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो बताओ भाई, x का सपोर्ट क्या हो सकता है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ x, मिनिमम कितने टॉस चाहिए मुझे ताकि टी एच आ जाए। 1। 1 क्यों, एक टॉस में टी एच कैसे आएगा भाई, एक बार टॉस करोगे टी एच दोनों आ जाएगा। नहीं, सिर्फ एक है। सर 2 टॉस। 2 से ना, कम से कम 2 तो चाहिए हमें, है ना। सो एटलीस्ट 2 तो चाहिए हमें, सो वी नीड एटलीस्ट, सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, क्योंकि टी और एच ना, तो एक टॉस पे टेल या हेड आएगा, दूसरे टॉस पे हेड या टेल आएगा, तो मतलब टी एच चाहिए तो कम से कम 2 बार तो टॉस करना पड़ेगा, तभी तो टेल और हेड आएगा। तो टेल मतलब एक टॉस में, हेड दूसरे वाले टॉस में, तो कम से कम 2 बार तो चाहिए। तो जैसे अगर मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि 2 टॉस में ही मुझे टी एच चाहिए, तो ये हो गया। सो ये फिक्स है 1 बाई, अच्छा कुछ कहा तो है नहीं, फेयर कॉइन बोला हुआ है, तो फेयर कॉइन मतलब हाफ हाफ, सो 1/2 इंटू 1/2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, तो 3 टॉस में चाहिए, तो है ना। TTH। हाँ तो ये नहीं, टी टी एच नहीं, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, टी एच यही था ना। तो 3 टॉसेस आर रिक्वायर्ड टू गेट टी एच फॉर द फर्स्ट टाइम, टी एच फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहले पे क्या क्या आ सकता है, टी एच इससे पहले नहीं बनने चाहिए, तो चाहे अगर टी रख दोगे तो टी टी एच और एच टी एच, फाइन है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, हाँ सर, दोनों आ सकते हैं चौथी। है ना। मतलब ये बस ध्यान रखना कि टी एच पहली बार बनना चाहिए, मतलब थर्ड ट्रायल पे टी एच उससे पहले नहीं बनना चाहिए। सो लास्ट में ही टी एच आना चाहिए, उससे पहले कहीं पे टी एच नहीं आना चाहिए, ये है। फर्स्ट टाइम अ टेल दैट इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ हेड, ना सक्सेसर प्रेडिसेसर, तो प्रेसिडेड बोला था ना,
चेक कर लो, ये सही बता रहा है, हम लोग सही चेक कर रहे हैं, TH या HT, यहाँ दिक्कत तो नहीं आएगी ना। इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ हेड, सर HT हो गए। है ना, क्योंकि प्रिसीडेड है, एक होता है सक्सेसर, एक होता है प्रेडिसेसर। चेक करो ठीक से, हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे होता है ना प्रेडिसेसर और एक सक्सेसर। सक्सेसर मतलब बाद में, प्रेडिसेसर मतलब पहले, है ना। तो आई थिंक वही शुरू में सही सोच रहे थे हम लोग। देखो भाई किसने बताए थे, विवेक विनय आप सोचो। मुझे लग रहा है कि यही होगा, प्रेसीडेड मतलब होता है पहले ना, बोल रहा हूँ थोड़ा इंग्लिश मेरी वैसी है। सक्सेसर मतलब बाद में, प्रेडिसेसर मतलब पहले, यही ना। देखो तो आई थिंक वो होना चाहिए, प्रिसीड कर रहा ना, प्रिसीड मतलब पहले, राइट। तुम इसका डिक्शनरी में देखो मीनिंग क्या है, गूगल करके देखो क्या कहता है। प्रिसीड का मतलब क्या है कि पहले ना, प्रिसीड मतलब पहले। प्रिसीडेड बाय अ हेड मतलब पहले हेड आएगा फिर टेल आएगा, ये कहना चाह रहा है ना ये, कि नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अ टेल दैट इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ हेड। तो प्रिसीड मतलब पहले ना, तो हेड प्रिसीड करेगी एंड देन टेल आएगा। तो आई थिंक HT इज फाइन, है ना, क्योंकि प्रिसीडेड बाय अ हेड, हेड विल कम फर्स्ट देन टेल। देखो भाई जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम वाले लोग हैं बताओ तो ठीक है, तो यहाँ से तो हम ये निकालेंगे, तो यहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा। HT मतलब फर्स्ट टाइम HT चाहिए हमें, तो ये आ गया। एंड HT, तो अब देखो हमें ऐसा कंस्ट्रक्ट करना है कि HT उससे पहले नहीं बने, HT फर्स्ट टाइम बनने चाहिए, HT फर्स्ट टाइम आने चाहिए। तो यहाँ पे H आ जाएगा तो HST, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। T आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है THT, क्योंकि मुझे HT पहले बनना चाहिए, उससे पहले HT नहीं बनने चाहिए। सो ठीक है, तो यहाँ पे पहले टाइम 1, फिर 1/2 1/2, x इज इक्वल टू 4। अगर हम देखें अच्छा, हमसे पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन 4, तो इसको कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं हम लोग, है ना। अगर मुझे ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो आसान रहेगा ना। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4, तो हमारा काम तो यहाँ से हो जाएगा। या EX निकाल लेंगे तो हाँ ठीक है, उससे निकाल लेंगे, तो ये तो ऐसे आ जाएगा। x मोर देन 4 वाला हम यहाँ से निकाल लेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 4 मतलब लेस देन इक्वल टू 3, और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो इससे ही आंसर आ जाना चाहिए ऐसे। तो चेक कर लो, x मोर देन 4 तो 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो जैसे ये आ जाएगा 1 माइनस लेस देन इक्वल टू 3, और ये 2 3 पे ऐड कर देंगे तो ये तो कितना 1/4 आ गया एक्चुअली, है ना। सो ये तो 1/2 हो जाएगा, तो आंसर। मतलब लेस देन इक्वल टू अच्छा एक 4 होगा मिनट, ना। ओ हाँ तो हाँ 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 सही कह रहे हो तुम, मोर देन है ना, तो यहाँ पे सॉरी हाँ लेस देन इक्वल टू 3, तो एक और टर्म ऐड करना पड़ेगा 4 वाला। ठीक है चेक कर लो एक बारी, नहीं तो इसको फाइन कर लेते हैं पहले। तो 4 बार में मुझे क्या होना चाहिए, पहली बार HT मिलना चाहिए, पहली बार वही HT। होगा 1/4। चेक कर लेते हैं एक बार, ये है ना, क्योंकि मोर देन था, लेस देन इक्वल टू 4 होगा, सही कह रहे हैं ना, लेस देन इक्वल टू 4, तो 2 3 4 पे मुझे ऐड करके माइनस करना होगा ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 2 3 4, यही ना। सो पहले ये फाइन कर लेते, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी, फिर एक्सपेक्टेशन पे आएंगे। आई थिंक कोई सीरीज वीरीज बन जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 3 4 ये घटाना है ना, ये वाला घटाना है मुझे ऐड करके। ठीक है अभी के लिए, फिर EX निकालना, तो EX के लिए तो मुझे चाहिए ठीक है, फोर्थ पे देखते हैं। तो HT फर्स्ट टाइम आने चाहिए, इससे पहले HT नहीं आने चाहिए। अब सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि HT पहले नहीं आने चाहिए, है ना। सो यहाँ HT नहीं हो सकता, बाकी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। यहाँ HT नहीं रख सकते, अगर HT अगर आ गया पहले तो ये यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। HT फॉर द फर्स्ट टाइम होने चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बाकी केसेस हो जाएंगे। बाकी केस क्या आएगा, जैसे TT-HT पॉसिबल है, TH-HT पॉसिबल है ना, फिर HH-HT पॉसिबल है, खाली वो नहीं आएगा, है ना। HT-HT नहीं हो सकता, क्योंकि HT फर्स्ट टाइम मिलने चाहिए हमें, फोर्थ ट्रायल पे, फोर्थ टॉस पे जाके HT बनना चाहिए फर्स्ट टाइम। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इन सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3 टाइम, और ये 1/2 की पावर 4 हो जाएगी, है ना। 3 केसेस बनेंगे, यहाँ 1 टाइम है, तो हमें ना जनरलाइज करना पड़ेगा इसको एक्चुअली। तो जनरलाइज करने के लिए थोड़े से 1 2 और टर्म निकाल के देखो, फिर आइडिया लग जाएगा, आप जनरलाइज कर पाओगे। ठीक है
जैसे यहाँ पे ना, दिस इज समथिंग लाइक 2 टाइम, नहीं सॉरी नॉट 2 टाइम, इट इज़ 1 टाइम 1/2 का स्क्वायर था, ठीक। इट इज़ 3 टाइम 1/4। इस पे देखते हैं क्या होता है। तो सो एच टी पहली बार बनने चाहिए 5वें टॉस पे, 5th टॉस पे एच टी फर्स्ट टाइम बनेगा। तो इसका मतलब है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी, वैसे तो टोटल 8 फेवरेबल केसेस आएंगे, बट ये ध्यान रखना है कि उसमें कहीं एच टी ना आए। ये है, तो क्या क्या हो सकता है देखो, एच टी नहीं आने चाहिए। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 3 में 1/2 आना चाहिए ना, h या t आएगा तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है ना। 1/2 कहाँ पे? सेकेंड वाले केस में मतलब 1/2 2 टाइम्स 1/2 h अगर सपोज h h t आ गया तो 1/2 मतलब 1/2 के क्यूब प्लस 1/2 के क्यूब मतलब 2 टाइम्स एक मिनट 1/2 का रुकिए, स्क्वायर। तो यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता था, हेड या टेल, इसलिए 1 किया था मैंने, वो हो गया। तो दोनों पॉसिबल केस था। ये 3 वाले केस में कह रहे हैं आप? यस सर, तो हेड की प्रोबेबिलिटी आने की 1/2 है ना। हाँ, हाँ टेल तो 1/2 तो वही हो जाएगा, ऐड होके आई थिंक सेम आ जाएगा। स्क्वाड ऐड, हाँ वही बात। मतलब यहाँ पे हेड या टेल दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एच एच टी और टी एच टी दोनों पॉसिबिलिटी है यहाँ, 1/8 1/8 1/4 हो जाएगा, ठीक है। है ना। और जैसे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, वो था एच 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 टी, और यहाँ था एच टी नहीं बनने चाहिए, टी एच एच टी, यहाँ बनता टी टी एच टी, ये बनता। तो ये 3 केसेस हैं यहाँ पे टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अब देखना 8 में कितने फेवरेबल है, तो बस ये देखना है टी एच नहीं आने चाहिए। तो टी एच कब बनेगा, टी एच टी में बन जाएगा, एच टी एच में बन जाएगा। तो टोटल मतलब ये 3 एम्प्टी प्लेस के लिए 8 फेवरेबल आउटकम है ना, 2 × 2 × 2। तो देखना उन 8 में कितने फेवरेबल होंगे जिसमें एच टी नहीं आने चाहिए, इसमें बस ये ध्यान रखना है। तो एच टी ना आए ऐसे कितने फेवरेबल आउटकम होंगे 8 में से? तो एक तो हो सकता है जैसे एच एच एच, ये बाकी 3 लिख रहा हूँ मैं, बाकी 2 तो रहेगा ही, बस इन 3 के लिए फेवरेबल केस लिख रहा हूँ, उसमें एच टी नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। तो एच 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 टी एच ऐसा कर सकते हैं। फिर नहीं, ये एच टी सेकंड नहीं आ वाला पाएगा ना। नहीं, या एक मिनट, एच टी नहीं आनी चाहिए, सॉरी, टी एच कर सकते ना। तो अभी एच एच टी कर दो, एच डी नहीं आनी चाहिए, ये तो नहीं आनी चाहिए ना, तो ये हटाने हैं। बाकी कैसे क्या हो सकता है, एच 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 टी नहीं ले सकते हम। टी टी हो जाएगा, हाँ टी 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 तो ठीक है, टी टी एच, हाँ टी टी एच चलेगा, एच टी नहीं आने चाहिए। टी एच एच, टी एच एच, हाँ एच टी वाले 2 केस तो खुद ही गायब हो गया, 2 वहाँ से गायब हो गए, और 2 यहाँ पे बनते, शायद वो गायब हो जाएगा। देखो और कोई फेवरेबल केस है? तो इसका तो ठीक था, ये ठीक था, ये तो था 3 × 1/2 की पावर 4, है ना, क्योंकि 1/2 की पावर ईच की पॉसिबिलिटी है, 1/2 की पावर 4 और 3 टाइम हो गया। यहाँ पे कितना आएगा? और देखो केसेस भाई, आई थिंक 5 आएगा, एक और आ सकता है, चेक करो। पहले सारे लिख लेते या तो फिर उसे हटा देते उसमें से हम। 8 पॉसिबल केस क्या होंगे वो सब सर लिख लो। हाँ वो नहीं होगा, हाँ, सेकंड वाला। नहीं एच टी नहीं बनना चाहिए, टी एच चलेगा। अच्छा हाँ ठीक है। जैसे अभी 8 टोटल केस लिख देता हूँ, फिर आप उसमें से हटा देना। तो एक एच बन रहा था, टी टी एच बन रहा था, और यहाँ से टी टी तो हो ही गया, और टी 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 एच हो गया, टी एच टी हो जाता, और एक क्या रह गया, एच टी टी, एच टी एच है कहीं पे? नहीं, और एच टी टी, तो ये 9 कैसे हो गया? कोई एक रिपीट हो गया है, कौन सा रिपीट हुआ है? टी टी एच वाला, टी टी एच वाला रिपीट हो गया ना। टीटीएच वाला सेकंड वाला। हाँ तो उसको हटा दो। तो चलो अब देखो ये 8 है, और 8 में तो कौन कौन सा फेवरेबल नहीं, उसको कट कर देते हैं। तो ये फेवरेबल नहीं क्योंकि एच टी आ गया, ये फेवरेबल नहीं क्योंकि एच टी आ गया, ये फेवरेबल नहीं एच टी आ गया, ये फेवरेबल नहीं एच टी आ गया। अच्छा, तो यहाँ भी मतलब 4 टाइम हो गया ना, तो इसका मतलब है कि 4 केसेस आएंगे। तो ये तो बस 3 के लिए लिखे थे, बाकी 2 तो यहाँ भी है,
तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, तो एज बाद में लगा दो। तो ये 3 जो खाली प्लेस है उसके लिए मैं फेवरेबल आउटकम लिख रहा था, तो ये आएगा, तो ये साथ में ये चिपका दो उसमें। तो 4 पॉसिबल केसेस हुआ, तो 4 इंटू 1/2 की पावर यहाँ से आ गया 5। अच्छा, तो अभी कोई पैटर्न तो समझ नहीं आ रहा। आई थिंक मुझे लगता है अब आगे पैटर्न बनेगा, ये 3 4 5 इसके बाद मुझे लगता है कंटिन्यू होगा। अच्छा, इसको मैं ऐसा कर ही सकता था ना, उसको लिख सर वहाँ सकते 2 हैं इंटू 1/2 के यहाँ मैं ऐसा कर सकता था ना। ओके Yes. ओके, हो गया हो गया, अब पैटर्न बन गया, ठीक है, वही पैटर्न ढूंढ रहे थे हम। तो 2 इंटू 1/3 का क्यूब तो लिख ही सकते हैं, और ये 3 इंटू 1/2, तब ये पैटर्न कंटिन्यू होगा, आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे अब ये पैटर्न आपका कंटिन्यू होगा। तो यहाँ से हमें ये समझ आया कि जो ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n है, वो होना है n-1 टाइम 1/2 की पावर n। कहाँ से? अच्छा, इसको भी अगर ऐसा लिखना चाहे तो लिख पाएंगे नहीं, तो यहाँ पे है ना 2 की पावर 0 इंटू 1/2 का स्क्वायर, सही है ना, इज फाइन। इसको 2 की पावर 0 1/2 का स्क्वायर, 2 की पावर 1 1/2 का क्यूब, 2 की पावर अच्छा 2 की पावर 1 नहीं, 1 ही ठीक था ना, क्यों 2 लिखना है उसको, 0 क्यों लिखना है, इसको 1 ही ठीक है ना, ये तो 1 ठीक है। 1 2 3 4 5, नाउ इट इज फाइन फॉर ऑल n इज इक्वल टू 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। देखो, तो ये जनरलाइज फॉर्म हमने पीएमएफ का निकाल लिया। चेक करो, किसी को क्वेरी है तो पूछो। सो अभी हमने समहाउ एक पैटर्न मुझे ढूंढना था पीएमएफ लिखने के लिए, तो इसको हमने लिखा 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर, इसको 2 इंटू 1/2 का क्यूब, 3 इंटू 1/2 की पावर 4, 4 इंटू 1/2 की पावर 5, अगला आएगा 5 इंटू 1/2 की पावर 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको पीएमएफ मिल गया, पीएमएफ मिल गया तो मीन भी निकाल लेंगे आप। तो ये जैसे प्रोबेबिलिटी निकालना था, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब 1 - 2 3 4 पे ऐड करके घटा दो, तो 2 3 4 पे जो आया था उसको ऐड करके हटा दो कितना आएगा, तो वहाँ था 1/4 1/4 1/4 1/4, और ये वाला है 3/16। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा ना, 16 एलसीएम ले लो 11, आई थिंक ये 7/16 आएगा, नहीं 5/, चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो। तो ये तो आ गया 5/16, तो ये सेकेंड वाला पार्ट आ गया आपका 5/16। अब बचा EX, अब PMF पता है तो EX नहीं निकाल लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे, करिए फाइंड करो जी मीन इसका। तो अगर PMF पता है तो EX तो आ ही जाएगा। EX इज समेसन n into probability of x is equal to n where n takes value 2 to infinity, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, n from 2 to infinity n into n-1 हाफ की पावर n, यही है। अब बताओ इसे कैसे हम निकालोगे, या दो पार्ट में ब्रेक कर दो, या तो फाइंड करो इसका सम, सीरीज का सम निकालना है यहाँ पे, है ना, यू हैव टू फाइंड सम ऑफ सीरीज। ये 5/16 ऑप्शन में है ना, तो जैसे यहाँ पे है 5/16, ठीक है, तो इसका मतलब है कि या तो यहाँ से ए या सी सही होगा, है ना। 11/16 तो आउट हो जाएगा, BD आउट हो जाएगा इसकी वजह से, तो या तो मीन 4 आएगा या 6 आएगा। अब यही देखना आपको 4 आएगा कि 6 आएगा। तो सर 4 आ रहा है। 4 आ गया। अब ये सीरीज का सम निकालना है, कैसे निकाला आपने? सर पावर सीरीज का फॉर्मूला यूज करके हाँ, वो भी कर सकते हैं। 1/1 - x इज इक्वल टू समेशन x पावर n, अच्छा, हाँ ठीक है, मतलब कई सारे अप्रोच हैं। अब उसको हाँ हाँ, जैसे एक तो है ये वाला जो है, तो इसका क्या आता है, मतलब 1 - x की पावर -1, तो इसका तो बनता है समेसन x की पावर n, हाँ n इंटू एक्स की पावर n, और यहाँ n एक्चुअली स्टार्ट होता है 1 से, है ना, नहीं आई थिंक सर, n-1, सिर्फ x की पावर n, n इंटू एक्स की पावर अलग होगा ना, ये होता है नहीं 1। सर सिर्फ x की पावर n होगा। अच्छा ये ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ से एक तो ये आ जाएगा, क्योंकि इसका होता है 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन, तो x की पावर n x फ्रॉम 0 to infinity। और एक ये फॉर्मूला है 1 - x का स्क्वायर, तो ये 1 - x की पावर -2, तो जो कि एक्चुअल आता है 1 + 2x + 3x² एंड सो ऑन। सो दिस इज समेसन
n+1 इंटू एक्स की पावर n, ऐसा कर सकते हैं, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन 1 से करना था, यहाँ n कर लो। तो वैसे भी कर सकते हैं इसको हम कि यहाँ पे लिखे n इंटू, तो इससे बन जाएगा। इसको तुम्हें सीरीज को यूज़ करना पड़ेगा, तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सीरीज का सम निकालना है समहाउ। तो यहाँ से इसको अगर n इंटू एक्स की पावर n-1 भी कर सकते हो, तो n की वैल्यू फिर 1 से इन्फिनिटी हो जाएगी अगर ऐसा लिखोगे तो। ये तो पहले इसको ओपन करो, है ना, ये तो ओपन भी कर सकते हो, n² इंटू हाफ की पावर दिस माइनस n इंटू हाफ की पावर दिस, दो टर्म में ब्रेक करके भी कर सकते हो ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो देखो कैसे पावर सीरीज यूज कर पाओगे तुम। ये है, या एक और इसको और थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हो, n-1 करोगे या n-2 हो जाएगा, उससे भी आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करके देखो, कुछ ऐसा आ जाएगा ना। तो आपका काम है यहाँ पे सीरीज का सम निकालना, तो इसके सीरीज का सम तो आपके हिसाब से क्या आया, 4 आया, है ना। ओके, तो मैं भी यहाँ से एक और तरीका, HT आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो यहाँ से 4 आ रहा है एवरेज। है ना, HT फॉर द फर्स्ट टाइम है ना। तो एक दूसरा तरीका एक होता है क्या, HT आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो वैसे भी 4 ही मिलता, लेकिन इससे इसको यूज़ करो जरा, देखो हाउ टू फाइंड सम ऑफ सीरीज, ये पावर सीरीज की फॉर्मूला, कैसे भी तुम सम ऑफ सीरीज निकालो तो उससे आ जाएगा। नेक्स्ट जो आएगा, तो 19 के बाद 20 भी है जी किसी का, तो 20 तो नहीं लग रहा है, तो चलो 20 to 30 में आते हैं। तो 20 to 30 में 23 है एक, और 21, 23, तो 21, ये जस्ट कैलकुलेशन है इसमें, तो ये सब थोड़े ना नॉन ट्रिवियल क्वेश्चंस हैं जो जनरली आउट ऑफ ट्रेंड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये सब एग्जाम में तुम स्किप भी कर सकते हो, अगर तुम्हें शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगे तो यू कैन स्किप इनिशियली। तो ये कह रहा है कि इन अ स्टोर अ डेली डिमांड फॉर मिल्क इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग एक्सपोनेंशियल लैम्बडा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिमांड जो है वो x है ना, ठीक है। सो मान लो ऐसा है, डेली डिमांड, तो डेली डिमांड जो वो x है, जो कि एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, रैंडम है। एट द बिगनिंग ऑफ द डे द स्टोर परचेज 3 लीटर ऑफ मिल्क एट अ फिक्स प्राइस b पर लीटर। अच्छा, डिमांड क्या है, इन लीटर्स, तो x क्या है, डिमांड है इन लीटर। तो डिमांड मतलब, डिमांड क्या होता है, कितना सेल हो रहा है, ये डिमांड है ना, जितना सेलिंग है उसका डेली का, जितना मार्केट में डिमांड मतलब जितना उसका सेलिंग है। सो सेलिंग जो डेली x लीटर की उसकी सेल है डेली, है ना। और उसने कहा हर रोज क्या करती है, द स्टोर परचेज 3 लीटर्स ऑफ मिल्क एट अ फिक्स प्राइस b। तो टोटल उसका कॉस्ट कितना लग रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस, उसने c लीटर मिल्क खरीदा प्राइस b पर लीटर से, तो b इंटू सी या c इंटू बी, ठीक, इतना है। 1 लीटर की प्राइस है ₹20 और c लीटर मिल्क खरीदा, तो टोटल डे का उसका कॉस्ट कितना इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितने का है, b इंटू सी रुपीज़ का, और रिटर्न उसका कितना आएगा, जैसे टोटल प्राइस कॉस्ट प्राइस है, टोटल उसका रिवेन्यू कितना आ रहा है, सेल होने के बाद कितने रुपए उसके बनेंगे, तो आगे लिखा होगा ना, द मिल्क इज देन सोल्ड टू द कस्टमर एट अ फिक्स प्राइस s पर लीटर। तो जो कि जिस प्राइस पे उसने खरीदा है उससे ज़्यादा प्राइस है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है b और ये सेलिंग प्राइस है s पर लीटर का। तो s रुपीज़ पर लीटर में वो स्टोर सेल करती है s रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से, और डिमांड कितना है, x लीटर का, मतलब x लीटर की रियली सेलिंग है, x रैंडम है, तो टोटल उसका रिवेन्यू कितना होगा, x इंटू एस, माइनस, नहीं सेल कितना है टोटल, रेवेन्यू नॉट प्रॉफिट। उसने x लीटर उसका सेल हो रहा है डेली, और पर लीटर प्राइस कितनी है सेलिंग की, s रुपीज ना। देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो ये अज्यूम मत करो कुछ भी पहले से तुम जानते हो, जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करो। ये है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है कि उसकी डेली डिमांड है x लीटर की,
मार्केट की डिमांड है 1 लीटर की ना, मार्केट की जो डेली डिमांड है वो 1 लीटर की है, और वो कैसे सेल कर रहा है कस्टमर। अरे भाई रिवेन्यू पता है, रिवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस पता है ना, तुम शायद बता रहे हो प्रॉफिट बता रहे हो, एक बार चेक करो, किसी को कन्फ्यूजन है इसमें। रिवेन्यू में एक्स लीटर की सेल है, एक्स एस रुपीज सेलिंग प्राइस है पर लीटर की, तो टोटल रुपए की, तो मान लो उसको 10 लीटर सेल हुआ और 50 रुपये पर लीटर बेच रही है फॉर एग्जाम्पल, तो 500 रुपीज आएंगे रिवेन्यू, और टोटल कॉस्ट प्राइस उसका लग रहा है बी इंटू सी, यही है, चेक करो एक बारी। सी लीटर उसने परचेज किए, अच्छा 1 मिनट, ओके, सी लीटर परचेज किए, देन सोल्ड टू द कस्टमर एट अ फिक्स प्राइस एस। ओ, तो यहां थोड़ा सा ये डिपेंड करेगा कि अगर डिमांड ज़्यादा हो गया तो यहां थोड़ा सा वेरिएशन होगा। मान लो एक्स लीटर की डिमांड है फॉर एग्जाम्पल, और उसने कम खरीदे हैं, तो क्या होगा, तो दो तरह की चीज़ें हैं ना, इस तरह के केस समझो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने परचेज किया 10 लीटर मिल्क और मार्केट में डिमांड 20 लीटर का है, तो 20 लीटर नहीं बेच सकता वो, तो क्या होगा, तो यहाँ दो तरह की सिचुएशन है ना, यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन है एक्चुअली टोटल रेवेन्यू में। एक है एक्स अगर सी से कम हो तो क्या होगा, और एक्स अगर सी से ज़्यादा हो तो क्या होगा, ठीक है, ज़रा समझो इसमें, मतलब बोल रहे जो डिमांड है ना, वो जो सप्लाई है उससे ज़्यादा कम पे डिपेंड करेगा। बस फिर से समझो एग्जांपल, मान लो उसने 10 लीटर मिल्क खरीदे और मार्केट को 12 लीटर की डिमांड है, तो वो जितना है उतना ही सेल करेगा, तो कितना सेल कर सकता है, 10 लीटर की सेल उसके पास है। अच्छा दूसरी चीज़, अगर उसके पास 10 लीटर मिल्क है, अब मार्केट में 5 लीटर की ही डिमांड है, तो क्या होगा, तो सेलिंग तो 5 लीटर की ही होगी, ऐसा है, देखो। तो अब बताओ, ठीक है, तो अब सोचते हैं टोटल रेवेन्यू कितनी होगी। अगर सी लीटर उसने खरीदे हैं, एक्स लीटर की डिमांड है और एक्स लीटर उसने सेलिंग है, तो उसका एक्स लीटर वो सेल करेगी एट एस रुपीज, इट्स फाइन। अब अगर डिमांड सी लीटर से ज़्यादा है, उसने खरीदा है सी लीटर ही, मतलब जो दुकान है या स्टोर है, स्टोर हैज ओनली सी लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, अब डिमांड उससे ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो बेच नहीं पाएगा, उसके पास सी लीटर ही है, तो उसका जो रेवेन्यू आएगा सी इंटू एस आएगा। एस इज द सेलिंग प्राइस सोल्ड टू द कस्टमर एट फिक्स प्राइस एस पर लीटर। अब चेक करो, अभी ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं ना, मतलब डिमांड जो है वो रैंडम है, लेकिन अगर डिमांड सप्लाई, उसके पास सप्लाई सी लीटर की है, तो जो सप्लाई है, जो स्टोर के पास जितना मिल्क है उतना ही वो सेल कर सकता है, ज़्यादा सप्लाई है तो वो ज़्यादा नहीं बेच पाएगा, जितना है उतना ही बेच पाएगा ना, तो सी लीटर, अगर डिमांड सी से ज़्यादा है तो सी लीटर ही सेल किया जा सकता है, और अगर डिमांड सी से कम है तो सी लीटर नहीं बेच पाएगा, तो एक्स सी से कम है तो एक्स लीटर ही बिकेगा। तो ये सिंपल है। अब आते हैं आगे, एट द एंड ऑफ द डे अनसोल्ड मिल्क इज डिसगार्डेड। अब ये कहना चाह रहा है कि मान लो जैसे डिमांड कम है सी लीटर से, तो बाकी मिल्क का कोई फायदा नहीं, वो मतलब बेकार हो गया, तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ सी दैट मैक्सिमाइजेज द एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ द स्टोर। क्या पूछना चाह रहा है आपसे कि बताओ सी की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए, मतलब वही कितना मिल्क वो खरीदे, सप्लाई, सी इज द सप्लाई ना, कि कितने लीटर मिल्क वो डेली खरीद रही है, तो सी की वैल्यू कितने लीटर मिल्क वो डेली खरीदे ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ये क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज करना है। किसी को क्वेश्चन है पूछो भाई। तो प्रॉफिट आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब जो इन्वेस्ट किया और जो रेवेन्यू आया, रेवेन्यू माइनस इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट तो कॉस्ट प्राइस है। सर तो जी यहाँ रेवेन्यू सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। हाँ जी जी जी, रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस, नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू मतलब सेलिंग प्राइस एक्चुअली, टोटल सेलिंग प्राइस, तो जो मैं लिख रहा हूँ वो सेलिंग प्राइस है, नॉट रेवेन्यू, मतलब प्रॉफिट नहीं है ना। प्रॉफिट तो कॉस्ट निकालने के बाद जो बचता है वो है, कि हमने मान लो 50 रुपये इन्वेस्ट किए, 60 रुपये हमारा इनकम हुआ, तो 10 रुपये की प्रॉफिट है। तो अभी जो मैं लिख रहा हूँ कि टोटल कॉस्ट इन्वेस्ट बी इंटू सी प्राइस हुआ, टोटल सेलिंग से उसके पास जो पैसे आएंगे वो ये है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो प्रॉफिट जो होगा वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। माइनस कॉस्ट। हाँ, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस,
तो यहाँ से दो केस बनेंगे, तो एक्स एस माइनस बी सी, सी एस माइनस बी सी। ठीक है, कब? अब ये दो कंडीशन है, ये सिचुएशन है। ओके, तो ये सब एग्जाम में छोड़ने लायक क्वेश्चन है कि तुम ज़्यादा दिमाग खराब करने के बजाय इसको छोड़ दो, है ना, क्योंकि ये तुम्हारी सिचुएशन यहाँ खराब नहीं होगी, हर बच्चे की यही हालत होगी। तो ये है, तो उन क्वेश्चन में फोकस करो जो तुम कर सकते हो, है ना। ये है, जो नहीं हो रहा उसको इनिशियली स्किप करो, क्योंकि ये कोई नहीं करेगा ना, इसलिए जैसे यही तो डिफरेंस है, वही तो बता रहा हूँ तुम्हें कि 2022 में 69 में फर्स्ट रैंक था, 2023 में 59 में फर्स्ट रैंक था, 2024 में 94 में फर्स्ट रैंक है। तो पेपर डिसाइड करता है कि स्कोर कहाँ जाएगा, कट ऑफ कहाँ जाएगा ना, ये आप डिसाइड नहीं करोगे, है ना, वो चीज़ें, क्योंकि वो पेपर का लेवल है तो वो डिसाइड करेगा। अब मैं बता रहा हूँ, हर साल चाहे पेपर मुश्किल हो खराब हो, जिसको टॉप करना टॉप वही करेगा। ये सब जो बच्चे बता रहे होते सर पेपर डिफिकल्ट आया इसलिए खराब हो गया, सब बहाना है। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है तो पेपर आसान हो खराब हो तुम्हारे रैंक वही आएंगे। मतलब आसान होगा तब भी उतना ही रैंक आएगा, और पेपर डिफिकल्ट है तब भी रैंक तुम्हारा वही आएगा। रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि वही 3000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उन्हीं 3000 में रैंकिंग होनी है। तो वैसा नहीं कि आसान आ गया तो बाहर के बच्चे एग्जाम दे दिए, अब मुश्किल आ गया तो ऐसा एग्जाम बच्चे दिए ही नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पेपर आसान हो मुश्किल हो रैंक सेम ही रहेगा तुम्हारा, है ना। बस वो बहाना बनाने का तरीका अलग होता है वैसा है, बस मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक वेरी कर जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इसमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो किसका फंक्शन है ये, तो हमें तो सी निकालना है, तो सी का फंक्शन लेंगे हम, लेकिन एक्स तो रैंडम वेरिएबल है, लेकिन मैक्सिमाइज प्रॉफिट को नहीं करना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को करना है। मतलब ई एक्स, मान लो ये रैंडम वेरिएबल है, इसका नाम कुछ पी रख दो, चलो अभी के लिए प्रॉफिट को मैं कुछ नया नाम रख दूं, क्या रख दूं, वाई ले लेता हूं, चलो। सो दिस इज रैंडम वेरिएबल वाई। तो मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, नॉट द प्रॉफिट, है ना, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो पहले मुझे एक्सपेक्टेशन निकालना होगा प्रॉफिट का, तो मैंने प्रॉफिट को वाई रैंडम वेरिएबल मान लिया, क्योंकि यहाँ डिमांड रैंडम वेरिएबल है तो सेलिंग प्राइस भी रैंडम वेरिएबल है, प्रॉफिट भी रैंडम वेरिएबल है, ये चीज़ है। तो वाई इज अ फंक्शन, यहाँ वाई जो है यू कंसीडर वाई एज अ जी एक्स, आप ये मान के चलो कि ये जो लिखा है ये फंक्शन ऑफ एक्स है, सो वाई इज जी एक्स। और आपको बताया गया होगा कि हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ जी एक्स, तो ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो जी एक्स इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये आपको लगाने हैं। अब देखो ध्यान से, जी एक्स आपका ये है, और पी डी एफ आपको पता है एक्सपेक्टेशन, एक्सपोनेंशियल लैम्डा का पी डी एफ क्या होता है, रेट लैम्डा लेंगे हम लोग। तो फिर से फर्स्ट पेज पे दिया होगा पीडीएफ इसका, आप देखेंगे 2000 इस पेपर का पहला पेज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पीडीएफ दे रखा होगा। जैसे जहाँ भी नोटेशन यूज होगा ना तो वहाँ पीडीएफ दिया होगा, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो ये फर्स्ट पेज देखो, कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल लैम्डा जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं उसका मतलब है ये पीडीएफ है, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ये डेटा क्वेश्चन में यूज होगा। तो 2023 वाले पेपर में क्या हुआ था, यही वाला पेज गायब था, है ना, मतलब ये अपलोड नहीं किया इन्होंने बाहर, एग्जाम में तो था ही, मतलब उन्होंने अपलोड नहीं किया, जो वेबसाइट पे अपलोड किया उसमें नहीं दिया इन्होंने। तो यहाँ पे ना वो 21 पे है शायद ना, चलिए तो करते हैं, एक्सपेक्टेशन निकालो। तो यहाँ दो तरह की सिचुएशन है, एक्स तो हमारा एक्सपोनेंशियल है तो जीरो से स्टार्ट होगा, तो अगर जीरो से सी में है तो जी एक्स की वैल्यू है एक्स एस माइनस बी सी इंटू पी डी एफ लैमडा ई की पावर माइनस लैमडा एक्स डी एक्स। ये पुट किया, जी एक्स क्या लोगे, जब एक्स जीरो से सी में है तो ये कंसिडर करना है जी एक्स को आपको। अब एक्स अगर सी से आगे है, सी से इन्फिनिटी है, तो जब x की वैल्यू c से इन्फिनिटी है, मैं ये निकाल रहा हूँ एक्सपेक्टेशन, यहाँ है माइनस इन्फिनिटी से, या चूंकि x एक्सपोनेंशियल है तो जीरो से इन्फिनिटी कर लो, तो c से इन्फिनिटी है तो आपको gx की जगह ये यूज करना है, वो कांस्टेंट है एक्चुअली, तो यहाँ आ जाएगा सी एस माइनस बी सी इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स, जो कि है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। ठीक है, लो इसका एक्सपेक्टेशन निकालो। अब इंटीग्रेशन करना आता है, करो, ये आसान है। अब तो ये जो इंटीग्रेशन करके जो भी ई वाई आएगा, अभी के लिए मान लो ये फंक्शन किस में आएगा,
क्योंकि ई वाई की तो ई जी एक्स ही है ना, तो ये आंसर आना है सी के टर्म में। तो ये जो ई वाई की जो वैल्यू आएगी, अभी तुम अज्यूम कर लेना कि ई वाई की जो वैल्यू आएगी वो जी जी एक्स किस में आएगा, जी सी में आएगा ना, क्योंकि हमें तो सी की वैल्यू चाहिए, तो सी के टर्म में कंसिडर करना है। तो इसको इंटीग्रेट करो, इन दोनों को निकालो, क्या आएगा, दिस इज जी सी। अब तुम्हें क्या चाहिए, द वैल्यू ऑफ सी दैट मैक्सिमाइजेज नेट प्रॉफिट। इसका मतलब है मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है एक्चुअली। तो कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो पहले ये निकाल लो, ये जी ऑफ सी आएगा, जो भी आएगा मैं कह रहा हूँ ये जी ऑफ सी है। अब जी डैश सी को 0 पुट करो, सी की वैल्यू आ जाएगी, और सिंगल वैल्यू आएगी तो वही आंसर होगा, क्योंकि एक क्रिटिकल पॉइंट अगर आता है इसका मतलब वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा। अदरवाइज तुम्हें पता ही है कैसे चेक करना है, तो या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, उसमें यह है कि डबल डेरिवेटिव को दिखा दो नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, है ना। तो कर पाओगे, करके देखो। इसको ब्रेक करो दो पार्ट में, यहाँ एक्स यहाँ पे बस है, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ तुम्हें डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है सिंपली, यहाँ एक्स नहीं है कहीं भी, तो सीधा सीधा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स को इंटीग्रेट करना आपको। यहाँ पे एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ बाई पार्ट लगा सकते हो आप, करके देखो सॉल्व। सर यहाँ पे लेबनीज रूल यूज कर सकते हैं? लेबनिज रूल के लिए, अच्छा सी के टर्म में ही तो है, ओके करके देखो शायद आ जाए, हाँ हो तो सकता है। हाँ जी डैश सी है ना, मैं जी डैश सी चाहिए एक्चुअली, लेकिन इन्फिनिटी पे दिक्कत आएगी, नहीं यहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि लेबनिज रूल में क्या होता है कि बाउंडेड बाई फंक्शंस होने चाहिए, यहाँ तो बाउंडेड बाई इन्फिनिटी आ गया। तो ये इंटीग्रेट करना हालांकि आसान है, तो इसको इंटीग्रेट कर लो, यहाँ पे लेबनिज लगा सकते हो। इसको तो इंटीग्रेट करना आसान है ना, ये बाहर निकाल लेंगे, यहाँ एक्स तो है ही नहीं, तो बस इसको आप इंटीग्रेट कर लो और सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा। और यहाँ पे लगा सकते, पहले इसको इंटीग्रेट कर लो, फिर चाहो तो इसको, है ना, जो भी आएगा दिस इज जी ऑफ सी, और जी डैश सी को 0 पुट करना है, सी की जो वैल्यू आएगी वही क्रिटिकल पॉइंट, वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी, मतलब क्रिटिकल पॉइंट या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगी या मिनिमम होगी, यहाँ पे जो आएगी वो मैक्सिमा होगी। ये है, चेक करने के लिए आप डबल डेरिवेटिव नेगेटिव दिखा दो तो उससे पता चल जाएगा। कैलकुलेशन करके देखो, नहीं हो रहा तो मैं करता हूँ, फिर तुम लोग खुद करके देखो पहले। ठीक है करके देखो, तो फिर देखो 2024-23 का पेपर फिर से ट्राई करो, वो लोग जो नहीं किए, डाउट है तुम फिर भी पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। डाउट पूछने का एक ही मेरा कंडीशन होता है कि तुम ट्राई करके आओ, ट्राई करके आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें बताने में, और तुम्हें भी सीखने को मिलेगा। ट्राई करके नहीं आओगे तो वो कुछ फायदा नहीं, बता दूंगा तब भी नहीं आएगा करना, ये चीज़ें हैं। इसलिए ट्राई करके आओ, डाउट हो फिर पूछो, इसको ट्राई करो, नहीं हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछो, मैं सॉल्व कर दूंगा आगे। ये 21 के बाद क्या है, 3 है ना, तो 23 देखते हैं। तो ये सिंपल है, बाई वेरिएट क्या है ना, तो क्लास में हमने कराए होंगे, जो लोग रेगुलर बैच के दोनों किए ही होंगे, तो क्लास में जब हम बाई वेरिएट नॉर्मल पढ़ा रहे तभी हमने कराया होगा। तो कल भी एक क्वेश्चन था इस टाइप का, लेकिन वो उसको दूसरे अप्रोच से किया था हमने। अब देखो तो यहाँ पे सिंपल है ना, इसमें क्या करना है कि एक्स वाई जो है एक्स कॉमा वाई इज बाई वेरिएट नॉर्मल विथ मीन 0, मीन -1, वेरियंस 1, वेरियंस 4, को रिलेशन -1/2। अब यहाँ हमारा पर्पस है ये निकालना, x प्लस वाई कॉमा 2x माइनस वाई, जिसको चाहो तो नाम रख दो u कॉमा v। अब इसका मुझे निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन बाई वेरिएट नॉर्मल। देखो तो इसका मीन निकालोगे x प्लस वाई का, तो मीन x प्लस मीन y, तो ये मीन आएगा -1। इसका मीन निकालोगे 2 × 0 माइनस ऑफ -1, तो +1 आएगा जी, तो है ना, इसका मीन फिर इसका मीन, इसका वेरिएंस, तो वेरिएंस निकालोगे तो ये को रिलेशन है ना, ये जो है को रिलेशन है, तो को वेरिएंस जो होगा, फिर ये आता है उसका। हाँ रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 या सिग्मा x सिग्मा y, तो ये होगा -1/2 सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 2 आ गया, तो ये -1 आएगा ना, ठीक है, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर 4 है वहाँ पे, तो ठीक है ये आ जाएगा।
ओके, तो कहने का मतलब ये है जब इसका वेरिएंस निकालोगे, वेरिएंस x 1, वेरिएंस y 4 5 प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस एक्स वाई प्लस 2 टाइम -1, तो -2 हो जाएगा, है ना। तो 5 - 2 3, एंड फिर ऐसे इसका करो 4 टाइम वेरिएंस x, 4 टाइम 1 प्लस 1 टाइम वेरिएंस y 4 4 प्लस इसका 4 12 8, हाँ 8 माइनस, तो माइनस, अरे यहाँ प्लस होता है ना, लेकिन वो माइनस था क्योंकि यहाँ पे ये है प्लस होता है, लेकिन ये माइनस की वजह से माइनस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जब है तो यहाँ माइनस आएगा 4 इंटू कोवेरियंस एक्स वाई, सो -4 कितना आया 6, 12 यहाँ कितना लिखूँ मैं 4, वेरिएंस इसका वेरिएंस कितना आ रहा है 4 + 4 -4 आई थिंक, कितना आएगा, सर माइनस माइनस ऐड हो जाएगा ना, 12 आ जाएगा उसका। अच्छा ऐड हो जाएगा, ओ क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, मतलब ये बोल रहा हूँ ये जो है ना 2x - y, तो क्या होगा 4 टाइम वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y, जैसे लिखते हैं -2 इंटू 2 इंटू को वेरियंस एक्स वाई, कोवेरियंस एक्स वाई -1 है, तो इसीलिए 4 हो जाएगा वो, तो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + 4 8 + 4 12, एक बार कैलकुलेशन लिख के देख लो, ये चीज़ें हैं क्योंकि लिखने से कभी गलती नहीं होती, ऐसे मेंटली कभी गलती हो जाती है। आगे आएगा इन दोनों के बीच का कोरिलेशन, तो कोरिलेशन कैसे निकलेगा, पहले कोवेरियंस निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे इसके वेरिएंस के स्क्वायर रूट से, तो इन दोनों के बीच का आप लोग निकालो कोवेरियंस, तो क्या होगा x और 2x का कोवेरियंस प्लस x और -y का, है ना, तो ये आई थिंक सेम ही आएगा, तो ये कैलकुलेशन तुम्हें खुद करना है, और नहीं हो रहा है तो फिर पूछो ये। तो क्या करना आपको, हम लोग ने जैसे एक्स वाई का बाईवेरिएट है, अब इसका बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन निकाला क्योंकि इसका कंडीशनल पूछ रहा है ना, इसीलिए, तो ये अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन बन गया, u इज मोर देन 1 गिवन v इज 1, ये हो गया एक्चुअली, मैंने u v इसका नाम रखा, इसका नाम u रखा, इसका नाम v रखा, तो ऐसा हो गया। अब u v का बाईवेरिएट नॉर्मल पता है हमें, तो अब मुझे चाहिए होगा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ u गिवन v, तो पहले कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो u गिवन v का, तो u गिवन v इज इक्वल टू 1, चलो पहले इसका एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ u विच इज 0, नहीं सॉरी यहाँ पे ना विच इज -1, फिर क्या आता है जी रो जो कि -1/2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ u अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ v, जस्ट कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला यूज करो जो बाईवेरिएट नॉर्मल में होता है ना, μ1 प्लस रो σ1/σ2 फिर y माइनस y नॉट y माइनस μ2, इस तरह से, तो वो फॉर्मूला यूज़ करो, सो -1 प्लस रो u का स्टैंडर्ड डेविएशन √3, v का √12, एंड देन v गिवन है ना, तो v की वैल्यू 1 माइनस मीन ऑफ v, सो मीन ऑफ v इज़ 1 है जी, देखो तो कहने का मतलब ये -1 आ गया, चेक कर लो तुम लोग खुद ही, वेरिएंस ऑफ u गिवन v इज इक्वल टू 1, ये क्या होता है 1 माइनस रो स्क्वायर इंटू, है ना, तो ये आ जाएगा 1 माइनस रो स्क्वायर 1/4 और पहला वाले का वेरिएंस, तो u का वेरिएंस है 3, कितना हो गया 3/4 9/4, कैलकुलेशन तुम लोग चेक करो, मिस्टेक हो तो बताओ। तो यहाँ से मैंने क्या फाइंड किया, सो अभी मैंने कैलकुलेट किया है मीन एंड वेरिएंस ऑफ u गिवन v, तो इससे ये समझ आया कि u गिवन v इज इक्वल टू 1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल है विथ मीन -1 एंड वेरिएंस 9/4, ठीक है, u गिवन v नॉर्मल है, तो ये थ्योरम होता है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मल इज नॉर्मल ओनली। अब यहाँ से मुझे चाहिए ये, तो इसका कुछ नया नाम रख दो, इसका नाम लेट से मैं w रख देता हूँ अभी के लिए, तो ये जो पूछा गया ना दिस इज समथिंग लाइक w मोर देन 1, w u गिवन v बराबर 1 को नाम रखता मैंने, तो अब यहाँ से आप जानते हो हाउ टू, है ना, तो ये जो w का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल -1, 9/4, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी w माइनस इट्स मीन, तो 1 घटाएंगे यही हो जाएगा अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 3/2 मोर देन 1 माइनस -1, तो ये +1 ही हो जाएगा क्योंकि -1 घटाया मैंने एक्चुअली यहाँ पे, तो आ गया ये आएगा, -4/3 5, सो प्रोबेबिलिटी z मोर देन
2 तो ये 4/3, तो ये 1 माइनस CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल 4/3, यही है देखो। यस माइनस में से सो 1 माइनस सीडी है ना, इसको आप वो भी कर सकते हो 5 ऑफ माइनस 4/3, सो ये भी ठीक है, 5 ऑफ माइनस 4/3 लिख सकते हो। सो माइनस 4/3 ये आ गया जी, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो तो 23 के बाद क्या है, टाइम है ना हमारे पास। सो हाँ 23 28 से पहले कोई क्वेश्चन है? 28 25 ओके 25 28। सो मैं सारे क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ अगर तुम्हारे सारे डाउट है तो, लेकिन कंडीशन है ट्राई करके आओ, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक खुद से नहीं करोगे कुछ नहीं होना। टीचर का कितना वीडियो देख लो, कितने सॉल्यूशन लिखा हुआ किसी का देख लो, खुद करोगे तब आएगा। और एग्जाम में भी तभी होगा जब खुद किए होगे, वरना नहीं होगा, क्योंकि आइडिया ही नहीं आएगा ना। मेन दिक्कत ये होता है तुम किसी का सॉल्यूशन देख रहे हो ना, तो तुम्हें ये नहीं पता उसने वहां तक पहुंचा कैसे, तुम सीधा सॉल्यूशन ही देख रहे हो, तो यू डोंट नो द थॉट प्रोसेस। और एग्जाम में चाहिए थॉट प्रोसेस, तुम्हारे पास होगा ही नहीं। तो जो लोग सॉल्यूशन देख देख करते हैं, क्या होता है उनका एटीट्यूड या उनका माइंडसेट डेवलप नहीं होता। तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट तब करोगे जब आपका माइंडसेट क्वेश्चन से सॉल्यूशन को कनेक्ट कर पाएगा। उसके बीच में एक थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस तभी आएगा जब आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सिर्फ सॉल्यूशन देख के करोगे तो वो आपको अनसॉल्व क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे। तो उसके लिए ट्राई करना पड़ता इसका है कुछ। वैल्यू तो सो यहाँ कह रहा है कि ठीक है, ये हमारे पास है बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द रैंडम सैंपल ऑफ साइज 6। तो आपके पास x1 x2 x3 x4 x5 x6 देयर आर 6 रैंडम वेरिएबल्स जिसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखी हैं। अब पूछ रहा है कि फ्रॉम अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन विद दिस पीडीएफ, तो x जब 0 से हाफ में है पीडीएफ 1 है, और x जब हाफ से थीटा में है तो पीडीएफ ये है। ओके अच्छा, एक चीज आप अगर नोटिस करोगे तो जो वैल्यूज हैं क्या है, 0.2 जो है इसमें है ना, बाकी वैल्यूज इसमें है, जो x की वैल्यूज हैं। एक्चुअली हम ये देख रहे हैं x की वैल्यूज क्या है ना, तो 0.2 इस वाले में है, तो पीडीएफ उसके अकॉर्डिंग 1 ले सकते हैं हम लोग। होता क्या है, आप लाइक्लीहुड फंक्शन जब लिखते हो तो कैसे लिखते हो, लाइक्लीहुड फंक्शन इज एक्चुअली दिस इज जॉइंट पीडीएफ ना, fx1 fx2 fx3 fx4 fx5 fx6 6 रैंडम, इसलिए ऐसा लिख दिया। जिसको आप जब आप लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, प्रोडक्ट f ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n, n यहाँ 6 है, तो यही x1 x2 x6 तो आपको गिवन है। क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है तो लाइक्लीहुड फंक्शन में x1 x2 x3 xn कांस्टेंट है, xi's आर कांस्टेंट इन द लाइक्लीहुड फंक्शन, थीटा इज वेरिएबल। तो यहाँ xi इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट थीटा है लाइक्लीहुड फंक्शन में। तो x1 आपको पता है ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, x5 है, x6 है ना जी। तो देखो x1 में इस पीडीएफ को चूज करोगे या इसको चूज करोगे, ये आपको डिसाइड करना है कि व्हाट विल यू चूज। ओके तो fx1 में आप 1 चूज करोगे, fx2 में x2 आपका 1.2 है, 1.2 कहाँ पे होगा, इधर होगा, तो बाकी सारी तो इधर ही होगी ना, बाकी सारी वैल्यूज तो इधर ही है इस वाले में। तो ये 1/2 थीटा माइनस 1 इसकी पावर 5 लेना पड़ेगा, है जी। के लिए तो थीटा डिपेंड कर रहा ना, तो एक मिनट यहाँ पे 4 ना, क्योंकि उसका value 0.3 पे भी 1 होगा। हाँ जी सर बोल रहे हैं ना कि थीटा इज ग्रेटर देन हो जाएगा ना थर्ड स्टैटिस्टिक्स, जो कि 1.4 है। कोई नहीं, उससे भी देखते हैं। अभी तो मैं ये लिख दिया आगे, अच्छा आगे लिखना पड़ेगा वो, तो वो तो हम लिखते हैं। अच्छा वैसे कह रहे हो, अभी लिख जाओ। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, लाइक ये था ना प्रोडक्ट, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सो यहाँ से आएगा थीटा ग्रेटर इक्वल टू एक्स आई, तो ईच एक्स आई, अभी पहले इसको कैलकुलेट करो फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ से आएगा दिस विल बी, क्योंकि 0.3 और 0.2 ये दो वैल्यूज़ हैं जो 0.25 से, अरे यार क्या है ये 0.5 ना, 0.5 से कम है, दो ही वैल्यू 0.5 से कम है ना ये,
तो इसका मतलब आएगा 1/2 थीटा -1 इसकी पावर 4 और 1 आएगा 2 बार, ठीक है। तो अभी के लिए 1/2 थीटा -1 की पावर 4, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे सपोर्ट में थीटा इन्वॉल्व है, ये ठीक है। ये हमारा 4 क्यों लिया, क्योंकि देर आर 4 वैल्यूज दैट लाई इन दिस इंटरवल, तो दिस पीडीएफ इज सेलेक्टेड, एंड देर आर 2 वैल्यूज विच लाइज इन दिस इंटरवल, सो दिस पीडीएफ इज सेलेक्टेड। तो ये आ गया। अब यहाँ पे थीटा आप पे डिपेंड कर रहा है सपोर्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा इज मोर देन, जब यहाँ लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहे थे, सो थीटा इज मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई, so theta more than equal to maximum of all, तो maximum of all अभी के लिए है कि इसमें जो इसमें है इसी के लिए बात करेंगे हम लोग। तो मैक्सिमम क्या आएगा, है ना, जो इसमें है इसी के लिए बात करेंगे ना इस इंटरवल में। तो एनीवे मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम ऑफ एक्सरसाइज, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है उनमें से 1.4 है। अच्छा, तो यहाँ से आ गया थीटा मोर देन इक्वल टू 1.4। एमएलई का डेफिनेशन क्या होता है, एमएलई इज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर दैट मैक्सिमाइजेस लाइक्लीहुड फंक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन द लाइक्लीहुड फंक्शन इज कॉल्ड एमएलई, ठीक है। तो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है इसमें। सो सिंपली अब आपको क्या करना है, अब आपके पास एक फंक्शन है, सो दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन, सो देयर इज अ फंक्शन 1/2 थीटा -1 की पावर 4 व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 1/4 टू इन्फिनिटी। ये एक फंक्शन है विथ डोमेन। अब खुद बताओ कि ऐसा कौन सा पॉइंट है, थीटा की ऐसी क्या वैल्यू है जिसके लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगी, वो एमएलई होगा। तो मैक्सिमम वहाँ तो बड़ा होगा कैलकुलस में, क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। सो लाइक्लीहुड फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करोगे, पॉइंट का हाँ, या तो आप लॉग लेकर डेरिवेटिव कर लो या डायरेक्टली डेरिवेटिव कर लो। सो लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन इज डिक्रीजिंग, और लाइक्लीहुड फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो, है ना, कोई फंक्शन अगर डिक्रीज, इसका डोमेन 1.4 से स्टार्ट हो रहा है और ये डिक्रीजिंग है, तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, है ना। डिक्रीजिंग है तो वैल्यू घटती चली जाएगी। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है थीटा इज इक्वल टू 1/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन लाइक्लीहुड फंक्शन, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 1/4 इज एमएलई ऑफ थीटा। तो 1/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तो एमएलई निकाला मैंने। मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर में क्या करते हैं, सो दिस इज एमएलई, ठीक है ना। तो एमएलई आ गया, वो नॉर्मल हो जाता है EX और X बार कर। ठीक है ना। तो 1/4 आपका ये हो गया। मेथड ऑफ मोमेंट में आप लोगों को पता ही है, सिंगल पैरामीटर है, तो सिंगल पैरामीटर एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स। तो आप लोग ई एक्स निकाल लीजिए, पीडीएफ से मीन निकालना जानते हैं आप लोग। सो मीन निकालेंगे, एफ एक्स एक्स इंटू एफ एक्स करके निकालो क्या आता है। तो एक्स बार यहाँ से पहले इससे एक्स बार, 47/60। एक मिनट, एक्स बार कितना आता है यहाँ से ऐड करके, इस सबको ऐड करो और 6 से डिवाइड करो, कितना आता है, 4.7 4.7, ओके। और ये कितना आता है, ई एक्स थीटा के टर्म में आएगा, ई एक्स पीडीएफ से, यहाँ से ई एक्स यहाँ से आएगा सर। एक्स बार 4.7/6 7/6। अच्छा 4.7 सम किया था आपने, ओके। 4.7/6, हाँ। ई एक्स क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ई एक्स फाइंड करो क्या आता है, सर मैंने डायरेक्ट एक्स बार की वैल्यू और EX करके कैलकुलेट किया ना, तब थीटा बराबर आया 32/15। डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर देते हो, बिना थीटा के टर्म में निकाले कैसे आ जाएगा। हाँ मतलब इक्वल करके कर दिए थे, तो उसका मीन नहीं निकाले, इक्वेट करके कर दिए डायरेक्ट। तो मीन क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। मीन जब निकलेगा तभी तो थीटा निकलेगा, जब यहाँ से ई एक्स आएगा तभी तो इक्वेट करेंगे। 0.5 + 4.2/2 थीटा - 1। 0.5 + 4.2 - 2 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 थीटा - 1।
इतना कॉम्प्लिकेट आ रहा है क्या? एनीवे सॉल्व करो। तो एक्स निकालना आता ना सबको, यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो, इस पीडीएफ का मीन निकालो और मीन को फिर इसके इक्वल रखो और देखो थीटा क्या आता है, वो आपका मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर होगा। ये सिंपल इक्वेशन सॉल्व करो। थीटा प्लस 1/4 आ रहा है। थीटा प्लस 1/4 ओके। तो ढंग से किसी ने सॉल्व भाई, जब घर पे सॉल्व करो थोड़ा साफ सुथरा नोटबुक में सॉल्व करो ताकि जब पूछे तो बता सको, इसलिए बताऊँ क्लास में करके आओ। और मुझे ऐसा लग रहा है आधे बच्चे ऐसे हैं जो बस ऐसे ही देखने आए, चलो सर आप सॉल्व करो हम देखते हैं। भाई इससे कुछ नहीं होगा तुम्हारा एग्जाम में, बता रहा हूँ। जो बच्चे पहले से करके बैठे उनका सिलेक्शन होगा। तुम अगर वेट कर रहे हो एग्जाम आएगा, एग्जाम के 2 दिन पहले करेंगे फिर तो हो गया। ये चीज़ें हैं तो तुम पीछे हो। अब ई एक्स पूछ रहा हूँ मतलब किसी ने कैलकुलेट पहले से किया ही नहीं है, सब चुप बैठे हैं। अगर पहले से कैलकुलेट किया हो देख के बता देगा कि हाँ ई एक्स ये होगा। इसलिए तो सॉल्व करके आओ, जब भी डिस्कशन 22 का है तो सॉल्व करके आओ पूरा पेपर। जो डाउट है, डाउट भी ऐसे रैंडमली पूछ रहे हो क्या, देख के बताइए, देख देख के पूछ रहे हो, कुछ भी मतलब नहीं। अगर मैं कोई पूछ रहा हूँ जो बच्चा ट्राई करके आया तो उसके पास तो आंसर होने चाहिए। मीन निकालना इतना मुश्किल काम तो नहीं है इसमें। समेशन एक्स आई पी आई करना है भाई, इंटीग्रेशन एक्स इंटू पी डी एफ करना है। एनीवे थीटा निकालो सॉल्व करके। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि सर एग्जाम में ही कैलकुलेशन करेंगे, घर पे नहीं करेंगे हम एग्जाम में ही। और फिर यही बच्चे इनसे एग्जाम में भी नहीं होता है क्योंकि घर पे तो किए नहीं होते हैं। तो एग्जाम में कैसे कर लोगे जब घर पे तुमसे किया नहीं तुमने, तुम्हें पता नहीं है। फिर एग्जाम में ही पता चलता है कि हमें तो आता ही नहीं था, हम पूरे साल गलतफहमी में ही थे। ये चीज़ें हाँ जी। सो नेक्स्ट है 25 के बाद 28 है ना। सो ट्वेंटी तो क्लास में भी कराया ये सब है ना। तो क्लास में तो सारे क्वेश्चन लगभग हो ही गए हैं क्योंकि हम जब कंस्ट्रक्ट कर रहे थे कॉन्फिडेंस इंटरवल तो क्लास में डिस्कस नहीं किए थे। तो सर वो डायरेक्ट उसमें किए थे ना तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हुआ था, इसलिए ईएक्स कैलकुलेट नहीं किए। अच्छा देखो, तो ये क्वेश्चन जो है x1 x2 है ना, x16 बी द रैंडम सैंपल ऑफ फ्रॉम नॉर्मल 4 म्यू कॉमा 1। तो एक सैंपल x का है जिसका सैंपल साइज 16 है और डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 4 म्यू कॉमा 1 है। और y1 y2 y8 है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू 1 है। अब अज्यूम करो कि दोनों टू सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट इफ यू आर लुकिंग फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक। तो ये कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक दे रखा है जिसके हेल्प से आपको पाइवटल क्वांटिटी कंस्ट्रक्ट करने। जब हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ रहे थे तो हम लोग है ना कंस्ट्रक्ट कर रहे थे पाइवटल क्वांटिटी, देन उसके हेल्प से आता। जैसे मान लो नॉर्मल के लिए जब हम कर रहे थे तो एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन था, तो उस तरीके से यहाँ पे आपको ये वाला टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करना है टू मेक पाइवटल क्वांटिटी। तो जो पाइवटल क्वांटिटी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा उसमें इस स्टैटिस्टिक का यूज करना है। तुम्हें एक्स बार प्लस वाई बार माइनस इसका मीन निकाल लो, तो यहाँ से मीन कंस्ट्रक्ट कर लो है ना। तो 32। सो एक जगह सब लोग अपना खुद एक सॉल्यूशन है ना बुक बना लो, इसमें सारे PYQ लास्ट 20 ईयर के एक जगह हो और खुद से तुम्हारे हैंड राइटिंग में हो, तुम्हारा खुद सॉल्यूशन हो। सो यहाँ से 8x बार प्लस वाई बार माइनस 30 कितना होगा यहाँ पे 32 प्लस 1 33। सो ये आएगा 33 म्यू, इसका मीन निकाल रहा हूँ मैं, अपॉन इसका वेरिएंस के रूट से डिवाइड करो। सो वेरिएंस निकालो इसका। सो 64 इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो
64 इंटू 1/16 4 आ जाएगा, प्लस इसका निकालोगे 33/8 आएगा। 33/8 आएगा, 33/8। ओके, सो ये आ गया। सो ये हमारा पाइवटल क्वांटिटी है, और हमने क्या किया है कि एक टी माइनस म्यू अपॉन वेरिएंस ऑफ टी के रूट से डिवाइड किया। तो कहने का मतलब क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0 1 है ना। ये जो क्वांटिटी हमने बनाए हैं ये नॉर्मल 0 1 है, 33/8 का रूट है, तो इसको सो दिस इज रूट अंडर 33/8। ओके, नाउ सो दिस इज नॉर्मल 0 1। अब कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करें द कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उसके लिए आपको पता है कि यू हैव टू चूज 2 पॉइंट। तो कितना परसेंट चाहिए हमें, ऑप्शंस में 90% सब में यूज्ड है, तो 90% के लिए यहाँ रहेगा, तो टोटल 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो यहाँ 5%, यहाँ 5%। तो ये जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं स्मॉलेस्ट लेंथ का कॉन्फिडेंस इंटरवल, यहाँ पे देयर मे बी इन्फाइटली मेनी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है ना। अभी हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये 0 के सिमेट्रिक कंसिडर कर रहे हैं, तो ये स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल होगा जो 90% प्रोबेबिलिटी कंस्टिट्यूट करेगी, है ना। अगर वन साइडेड कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हो सकता है इसमें 90% हो, या इसी को थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो तुम, थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट कर लो, थोड़ा राइट कर लो, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये यूनिफॉर्म लाइन तो है नहीं कि हर लेंथ पे सेम प्रोबेबिलिटी देगी। तो जब तुम इधर शिफ्ट करोगे तो अभी जितना लेंथ है, राइट शिफ्ट करोगे तो थोड़ा लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा 90% प्रोबेबिलिटी लाने के लिए, है ना, इस तरीके से। सो देयर मे बी इन्फिनाइटली मेनी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो स्मॉलेस्ट लेंथ का है, ठीक है। सो वी आर कंस्ट्रक्टिंग स्मॉलेस्ट लेंथ कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी, तो ये नंबर है, दिस नंबर इज जेड α/2 ना, क्योंकि ये तो जेड यहाँ आएगा 0.05, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 5% है, ये -z 0.05, ठीक है ना। तो ये जो नंबर लिख रहे हैं ये प्रोबेबिलिटी है इस पॉइंट के आगे की, सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 5%, दिस प्रोबेबिलिटी इज 5%, ठीक है, ये आ जाएगा। सो नाउ बनाओ, कंस्ट्रक्ट करो। सो व्हाट विल हैपन, प्रोबेबिलिटी q मोर देन इक्वल टू -z 0। अच्छा, इसकी वैल्यू दे भी रखी होगी क्वेश्चन में ना, सो क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन हो गया। आई थिंक ये जो वैल्यू है, आई थिंक ये आएगा 1 पॉइंट, यही नंबर आएगा 645, ठीक है। सो चेक करो, -z 0.052, z 0.05 एंड दिस इज इक्वल टू 90%, ठीक है। तो ये जो है दिस इज इक्वल टू 90%, सो ये प्रोबेबिलिटी है 90%। अब इसमें q की वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करके म्यू निकालो, तो आपका यही कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा जो म्यू की निकालोगे ना। सो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल यही वाला बनेगा। क्या करना है, q के जगह ये क्वांटिटी पुट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके ये निकालो, म्यू मोर देन t1 लेस देन इक्वल टू t2, दिस प्रोबेबिलिटी इज 90%। कोई चेंज नहीं करना, q रखना है और सिंप्लीफाई करना, वो बताना t1 t2 क्या आएगी, तो यहाँ पे यही वाली आएगी। तुम सिंप्लीफाई करके देखो, चूँकि मुझे पता है पहले हमने सॉल्व कर रखा है, तो तुम सिंप्लीफाई करके देखो ये मिलेगा। सो यहाँ पे आएगा 8x बार प्लस y बार अपॉन 33 माइनस 1.645 अपॉन 2√66। ये वैल्यू चेक करना, ये मैंने गेस किया ही है, ये वैल्यू तुम्हें फर्स्ट पेज पे गिवन होगा, z 0.05 क्या है ना। सो z 0.05 एक नंबर है जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी, है ना, अगर तुम लिखोगे ये z 0.05 एक नंबर है जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी 5%, पीछे की प्रोबेबिलिटी 95% है। तो ये देख लो ये कौन सा नंबर गिवन है, वो तुम देख लेना, 1.96 या क्या 62 है या क्या, हाँ सर यही दिया हुआ है 1.645, है ना। तो इसका मतलब है कि ये 1.645 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज पे आपको गिवन होगा। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास दिस टू दिस, 8x बार प्लस y बार प्लस 1.645, सो यहाँ है 33, यहाँ है 2√66, ठीक है। सो ये एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है जो स्मॉलेस्ट लेंथ का है। अब क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू ऑफ लेंथ लेस देन 0.1। तो इसका लेंथ निकालो जरा, इसका लेंथ कितना आएगा, व्हाट इज लेंथ ऑफ दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल। लेंथ कैसे निकालते हैं इंटरवल का,
राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड निकालिए। लेंथ 2 टाइम आएगा 0.20 1.645.2 0.20 0.2 ना, ठीक है, अप्रॉक्स 0.2। तो इस लेंथ, तो इससे कम लेंथ का तुम इंटरवल नहीं बना पाओगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% हो जाए, है ना। इससे कम लेंथ का नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक था, 0 के अराउंड पीक था ना। तो और कोई और कहीं और 90% बनाओगे तो लेंथ ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको, तब जाके 90% प्रोबेबिलिटी एरिया अंडर द पीडीएफ आएगी। तो इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि देयर इज इंटरवल ऑफ लेंथ 0.1, ये गलत कह रहा है। सो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ 90% विथ लेंथ 0.2, इससे कम नहीं कर सकते। देयर एग्जिस्ट, यस। अब 0.2 से इन्फिनिटी लेंथ का किसी भी लेंथ का इंटरवल हम बना सकते हैं जहाँ पे, क्योंकि ये पूरा रियल नंबर है ना और प्रोबेबिलिटी ऐसा यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम सुटेबल इंटरवल चूज कर सकते हैं जहाँ 90% आ जाएगी। तो ये ओके है। ये कह रहा है यूनिक 90% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो ये गलत है क्योंकि यूनिक कह रहा है। 90% इन्फाइनटली मेनी इंटरवल हो सकते हैं, तो ये यूनिक तो नहीं है। इसके जैसा इन्फाइनटली मेनी इंटरवल बनाए जा सकते हैं जिसका लेंथ अलग अलग होगा, बट दिस इज नॉट यूनिक एक्चुअली। कह रहा है म्यू ऑलवेज लाई इन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो 90% ही तो प्रोबेबिलिटी है कि म्यू लाई करेगी इस इंटरवल में, ऑलवेज तो लाई नहीं करेगी। तो यहाँ कह रहा है ऑलवेज बिलोंग टू, ये ऑलवेज की वजह से गलत हो गया। देख लो, ऑलवेज की वजह से यहाँ गलत है, यूनिक की वजह से यहाँ गलत है, ठीक है। ऑलवेज तो नहीं होगा ना, 90% चांस है कि म्यू इसमें होगी, है ना। ओनली कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट या जो कवरेज प्रोबेबिलिटी है वो 90% है, ठीक है। तो इसके आगे अगले क्लास में करते हैं। तो 30 तक और कोई क्वेश्चन था या 30 तक हो गया? तो अभी मान लो 30 तक हो गया, अगर है तो अगले क्लास में करते हैं इसके आगे, ठीक है ना। तो आई थिंक 30 तक तो हो ही गया, 30 तक कोई डाउट नहीं है। सो अभी हमने मान लो अभी 30 तक ट्राई किए, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो 31 बाकी जो 2024 23 का होगा तो वो भी हम कल डिस्कस कर सकते हैं। 24 23 22 ये पेपर तीनों अच्छे से कंप्लीट करो, 2-3 बार कम से कम सॉल्व कर लो, और जो डाउट रहेगा वो हम लोग अभी तो इसका पहले कंप्लीट करूंगा, कल फिर टाइम बचेगा तो वो करेंगे। तो एक क्लास लेके हम वो करवा देंगे, ठीक है, जिनका बचा होगा, जिनका क्वेश्चन 24 23 और 22 में। इसको कंप्लीट करके आओ, अभी के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू, कल सेम टाइम पे क्लास होगी।